हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 13.5 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न पर यहाँ पर हम पढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्न की प्रायिकताएं क्या होंगी। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जैसे हमने पिछली प्रश्नावली में सवाल किए थे उसी तरीके से यहाँ पर आपके पास ये सवाल है। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको बोला गया है कि पासे पर सम संख्या आना एक सफलता है। आप देख सकते हैं, अब पासे पर सम संख्या आना एक सफलता है मतलब मैं इसको मान लेता हूं, माना पासे पर आने की सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, ये हम मान लीजिएगा पी से प्रदर्शित कर देते हैं, स्मॉल पी से। तो देखिए, ये आपके पास हो जाएगी, सम संख्या 3 होती है आपके पासे पर और आ सकता है आपके पासे पर 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो अगर सम संख्या देखेंगे तो प्रायिकता 3/6 अर्थात 1/2 आपके पास हो जाएगी। अब ये देखिए कि अगर सम संख्या नहीं आई तो इसके अलावा केवल एक ही केस बन सकता है, अर्थात विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसलिए जो Q होगा, मतलब मान लीजिएगा विषम संख्या आने की प्रायिकता है वो तो 1 माइनस पी होगा। तो 1 माइनस 1/2 अर्थात 1/2 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आपने ये पता कर लिया कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, अर्थात P, और Q पता कर लिया जो कि 1 माइनस पी होता है। अब आपसे बोला गया है आगे कि प्रायिकताएं बतानी है कि तथ्यता 5 सफलताएं हैं। तथ्यता मतलब केवल और केवल 5 सफलताएं ही आपको चाहिए, ना 5 से एक ज्यादा ना 5 से कम, मतलब एग्जैक्ट 5 आपको सफलताएं चाहिए। तो अब देखो, जैसे आपने पिछली प्रश्नावलियों में सीखा था बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हमें करना है। ध्यान रखें, 5 सफलताएं चाहिए तो जो आपके पास फॉर्मूला होता है अभीष्ट प्रायिकता का, मैं यहां पर पहले एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए और कंठस्थ भी होना चाहिए। ये आपके पास होता है एनसीपी, सॉरी एनसीआर, मतलब आप कितनी बार आप सफलता चाह रहे हैं। तो यहां पर एनसीआर हो गया। फिर होता है आपके पास पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। तो बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है। आप देखिए, हमने ऐसे ही कुछ पढ़ा था, हमने द्विपद प्रायिकता प्रमेय जो पिछले अध्याय में, हम पिछले एक्सरसाइज में हमने जो पढ़ी थी। तो अब देखो, आपको 5 सफलताएं चाहिए, मतलब आर आपके पास 5 होना चाहिए। तो देखिए, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता आप निकालोगे यहां पर पहले वाले भाग में। तो ध्यान रखना है कि आर अपने पास 5 होना चाहिए, तो वो आपके पास हो जाएगा एन। एन देखिए, एन जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अर्थात जितनी बार आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपने देखो 6 बार पासा उछाला है तो एन की जगह 6 लगाओगे, आर की जगह 5 लगा दिया आपने। अब देखो क्यू, क्यू होता है 1/2, मतलब ये एन, एन माइनस आर मतलब 6 माइनस 5, पी की पावर आर, पी भी 1/2 है और उसकी पावर आर अर्थात 5 हो गया। यहां पर बस आपको मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि पी जो आपके पास होता है वो सफलता की प्रायिकता होती है, और सफलता आपको देखो बोला गया है कि सम संख्या आना एक सफलता है। तो बस आप इसको हल कर लेंगे और आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 6C5 को यदि हल करोगे तो 6 आता है, 1/2 की पावर बेसिकली 1 रह जाएगा, 6 माइनस 5, तो 1/2 आ गया, और 1/2 की पावर 5 अर्थात 1/32 आ गया। तो यहां से देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 3/32। तो इस तरीके से पहले वाले भाग का उत्तर आपके पास आ जाएगा। चलिए, अब हम यहां पर दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि न्यूनतम 5 सफलताएं आपको चाहिए। तो न्यूनतम 5 सफलताएं चाहिए, तो देखिए यहां पर हम दो तरीके से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेथड 1 से कर देता हूं। मेथड 1 में लिया हुआ है न्यूनतम 5 सफलताएं। न्यूनतम मतलब अगर मैं इसको समझूंगा तो इसका मतलब ये बोला गया है कि कम से कम 5 सफलताएं चाहिए, अर्थात आपको या तो 5 सफलताएं हो या 6 सफलताएं हो। 6 से ज्यादा नहीं हो सकती क्योंकि आपने पासा केवल 6 बार ही उछाला है। आप देखिए, तो 6 बार यदि पासा उछाला है तो मैक्सिमम तो 6 सफलताएं ही हो सकती हैं। तो आपके पास न्यूनतम 5 सफलताएं बोली गई हैं, अर्थात या तो 5 सफलताएं हो या 6 सफलताएं हो। ध्यान रखें, कभी भी न्यूनतम या अधिकतम वाले सवालों को आप हमेशा एग्जैक्ट में बदलो, अर्थात ठीक में। तो ठीक 5 सफलताएं हो और ठीक 6 सफलताएं हो, यही केस आपके पास बन सकते हैं। तो देखिए, ठीक 5 सफलताओं के लिए आप देखो यही हमने किया है, तो इसको हम दोबारा नहीं करेंगे कैलकुलेट, ये सीधे 3/32 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां पर।
अब देखो यहां पर ठीक 6 सफलताएं चाहिए, तो n की जगह तो 6 और r की जगह अब आपके पास 6 हो जाएगा। q की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 6 माइनस 6 और p की वैल्यू हो जाएगी 6, यही हो जाएगा। अब q तो आपके पास 1/2 है, उसकी पावर 0 मतलब बेसिकली 1 रह गया। तो देखो 3/32 तो आपके पास ये चल रहा था, प्लस 6 आपके पास 1 होता है, तो आपने इसको 1 कर दिया, ये भी कुछ ऐसे ही रहा मतलब 1 ही हो जाएगा। और p की पावर 6 मतलब 1/2 की पावर 6 बचा, तो 1/64 आपके पास आ गया। अब यदि आप लासापा लेंगे तो देखिए लासापा तो आपके पास 64 आएगा, तो देखो 32 को 64 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में 6 आ जाएगा और ये प्लस 1 आपके पास यहां से आ गया। तो इस तरीके से आपके पास 7/64 आ जाएगा। तो यही आपका दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा, अर्थात न्यूनतम 5 सफलताओं की प्रायिकता। अब मैंने आपको बताया कि इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको केवल मेथड बता रहा हूं, आपको ये खुद से सोचना है कि कौन सा मेथड आपके लिए आसान रहेगा। हो सकता है एक मेथड हमारे लिए थोड़ा लेंदी पड़ जाए, लेकिन हम दोनों मेथड यहां पर आपको बता रहे हैं ताकि कभी कभी अगर आप एक मेथड से नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरा मेथड फॉलो कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड क्या है उसको हम समझ लेते हैं। आपको बोला गया था कि न्यूनतम 5 सफलताएं चाहिए, तो मैं न्यूनतम 5 सफलताओं को कुछ अलग तरीके से डिफाइन करता हूं। देखिए न्यूनतम 5 सफलताओं को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर हम वो सफलताएं घटा दें, अर्थात जब एक बार सफलता हो, जब 0 बार सफलता हो, जब 2 बार हो, जब 3 बार हो, जब 4 बार सफलता मिली हो, उनको हम घटा देते हैं एक में से, क्योंकि 6 में से 6 बार सफलता मिल जाए इसकी प्रायिकता एक ही होगी। तो मैं वो वाले केस घटा देता हूं जब 0, 1, 2, 3 तथा 4 सफलताएं मिल रही हूं। तो यहां पर देखिए 1 माइनस ठीक 0 सफलता प्लस ठीक 1 सफलता प्लस ठीक 2 सफलता प्लस ठीक 3 सफलता प्लस ठीक 4 सफलताएं। मैं इन सभी केसेस को घटा देता हूं, तो आप खुद सोचिएगा आपके पास केवल वही केसेस रह जाएंगे कि जब 5 सफलताएं और 6 सफलताएं हों। तो बेसिकली बस लिखने का हमने तरीका बदल दिया इस बार अपना, और काम वही कर रहे हैं। बात दोनों तरफ से सेम ही आ रही है, लेकिन हमने यहां पर कुछ अलग तरीके से उसको डिफाइन किया है। तो 1 माइनस देखिए ठीक 0 सफलता मतलब आर की वैल्यू 0, तो 6c 0, क्यू की पावर यहां पर 6 माइनस 0 बन जाएगी और पी की पावर 0 बन जाएगी आपके पास, प्लस ठीक 1 सफलता मतलब 6c1, क्यू की पावर 6 माइनस 1 हो जाएगी और पी की पावर 1 हो जाएगी। 6c2 हम ये आपको पहले बता चुके हैं क्यू और पी क्या है, तो क्यू की पावर यहां पर देखिए 6 माइनस 2 हो जाएगी और पी की पावर 2 हो जाएगी, प्लस ठीक सी 3 सफलताओं में 6c3, क्यू की पावर 6 माइनस 3 और पी की पावर 3 हो गई, प्लस 6c4, क्यू की पावर आपके पास 6 माइनस 4 हो गई और पी की पावर 4 आपके पास हो जाएगी यहां से। तो अभी देखिए हम यहां पर मान लगा देते हैं क्यू और पी के, तो देखिए 1 तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, माइनस 6c0 1 होता है, क्यू की पावर 6 बना तो क्यू होता है 1/2 की पावर 6 मतलब 1/64, प्लस 6c1 आपके पास होता है 6, क्यू की पावर 5, पी की पावर 5, क्यू की पावर 5 मतलब 1/2 की पावर 5 1/32, 1/2 की पावर 1 यहां से करोगे क्योंकि पी की पावर 1 है तो 1/2 ही रहेगा, प्लस 6c2 आपके पास 15 होता है। अच्छा यहां पर हमने 6 को भूल गए, 6c1 6 भी होता है आपके पास, 6c2 आपके पास 15 हो गया, क्यू की पावर 4 मतलब 1/16 और पी की पावर 2 मतलब 1/4 आपके पास आ गया, प्लस देखिए 6c3 आपके पास ये होता है 20 के बराबर, गुणा क्यू की पावर 3 बचा तो 1/8 और पी की पावर 3 ये भी 1/8 हो गया, प्लस 6c4 आपके पास बचा तो 6c4 आपके पास होता है 15 के बराबर, क्यू की पावर 2 अर्थात 1/4 और पी की पावर 4 मतलब 1/16 आपके पास ये आ गया। तो अब यहां पर आप देखो हम इसको सरल कर लेंगे, तो देखो हर में आप देख रहे हैं 1/64 हर जगह आ रहा है, देखिए 32 गुणा 2 64, आप देख सकते हैं 8 गुणा 8 64, 4 गुणा 16 64, तो 1 माइनस 1/64 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, आपके पास 1 बचा, प्लस 6 गुणा 1 गुणा 1 6 बचा, प्लस 15 गुणा 1 गुणा 1 15 बचा, प्लस 20 प्लस 15 ये आपके पास आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस, अब यहां से आप देखो आपके पास 1 प्लस 6 7 और 15 22 और 20,
42 और 15 57 आ जाएगा, तो 57/64 आ गया आपके पास। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए आपके पास ये 64 माइनस 57 अर्थात 7/64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने पहले मेथड से किया था तब भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है, दूसरे मेथड से किया तब भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है, क्योंकि दोनों मेथड का मतलब एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपको देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, कैलकुलेटिव, लेकिन चूंकि ये अलग मेथड था इसलिए मैंने आपको इस मेथड से समझा दिया। अब तीसरे वाले मेथड पर आते हैं। तीसरे वाले मेथड में आपको बोला गया है कि अधिकतम 5 सफलताएं आपको चाहिए। तो यहां पर भी आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। अधिकतम 5 सफलताएं चाहिए, तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि या तो 0 सफलताएं हो, या ठीक 1 सफलता हो, या ठीक 2 सफलता हो, या ठीक 3 सफलता हो, या ठीक 4 हो, या ठीक 5 सफलताएं हो। तो अधिकतम का मतलब होता है मैक्सिमम 5 सफलताएं होनी चाहिए, मतलब या तो उससे कम हो या 5 तक हो। तो अब यहां पर आप देखो, यहां पर हमारे लिए एक तरीके से जो दूसरा मेथड यूज कर रहे थे वो आसान पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले में अगर हम स्टार्टिंग से लिखते जाएंगे 0 सफलता प्लस 1 सफलता, तो बहुत ज्यादा गणना हमारे पास आ जाएगी। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं एक ही मेथड से कर रहा हूं, 1 माइनस मैं वो वाले केस घटा देता हूं जब ठीक 6 सफलताएं आई हो। तो उन केस को मैं यदि घटा दूंगा तो आपके पास केवल वही केस रह जाएंगे, 0 सफलता, 1 सफलता, 2 सफलता, 3, 4 तथा 5 सफलताओं वाले, और वही आपको चाहिए। तो देखिए यहां से हल करेंगे तो 1 माइनस ठीक 6 सफलता, तो देखो n तो 6 है क्योंकि आपने 6 बार पासा उछाला है, सफलताएं भी 6 हैं मतलब r की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, तो 6c6 q की पावर देखिए 6 माइनस 6 हो जाएगा, p होता थी सफलता, तो सफलता की पावर r कर देते थे, मतलब 6 हो गया आपके पास। तो यहां से अगर आप गणना करेंगे तो देखिए 1 माइनस 6c6 आपके पास 1 होता है, q की पावर 0 बचा, मतलब 1/2 की पावर 0 1 रहेगा, p की पावर 6 मतलब 1/2 की पावर 6, तो 1/64 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप देखो ये आपके पास 1 माइनस 1/64 आया, और जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास ये 63/64 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये भाग संख्या 3 का भी उत्तर आ गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, यदि पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना एक सफलता मानी जाती है, तो 2 सफलताओं की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहां पर भी आप देखो कि सबसे पहले तो पासों के एक जोड़े को 4 बार हमने उछाला है, तो उसमें आपको बोला गया है पासों पर द्विक आना एक सफलता है। पासों पर द्विक आने का मतलब अब हम समझ लेते हैं। देखिए अगर दोनों संख्याएं समान आ जाती हैं तो उनको बोलते हैं द्विक होना। जैसे आपके पास 1,1 आ जाए पासे पर, या 2,2 आ जाए, या 3,3 आ जाए, या 4,4, 5,5 या 6,6, कुछ भी आ जाएगा इनमें से, तो आप बोलते हैं पासे पर द्विक आ गया, अर्थात अंकों का द्विक बन गया है। तो आपसे बोला गया है आपको 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो ये समझिएंगे कि एक पासे के एक जोड़े को ऐसे 4 बार उछालना है, तो बेसिकली जोड़े को उछालना है हमें। तो अगर आप देखोगे कुल अवयव आपके पास प्रतिदर्श समष्टि में जो आएंगे वो 36 आएंगे। कुल अवयव बोल सकता हूं या मैं बोल सकता हूं कुल संभावनाएं 36 आएंगी, 6 गुणा 6। अब द्विक की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि सफलता देखो द्विक को माना गया है, तो P अर्थात द्विक आना, तो मैं लिख भी देता हूं द्विक आने की प्रायिकता। तो वो देखिए आपके पास आ जाएगी P बराबर, द्विक आपके पास देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 में से कुछ भी आ जाए तो 6/36 अर्थात 1/6 आ गया। अब P 1/6 आ गया, तो हमने आपको बताया था Q तो आप तुरंत निकाल सकते हैं 1 माइनस P करके, क्योंकि अगर सफलता 1/6 है प्रायिकता, तो विफलता की मतलब सफल ना होने की प्रायिकता 1 माइनस P हो जाएगी। तो 1 माइनस 1/6 अर्थात Q का मान आपके पास 5/6 हो जाएगा। तो आपने P और Q निकाल लिया। अब देखो आपने 4 बार उछाला है, मतलब आपने प्रयोग 4 बार किया है, तो n का मान 4 हो गया। अब यहां से देखिए कि आपके पास 2 सफलताओं की प्रायिकता पूछी गई है, मतलब r बराबर आपके पास 2 हो गया। तो अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता अर्थात 2 सफलताओं की प्रायिकता मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो आप r का मान 2 लगा दोगे, n का मान 4 लगा दोगे, तो फॉर्मूला आपके पास था NCR Q की पावर n माइनस r, और जितनी सफलताएं हैं तो मतलब P की पावर आपके पास r हो जाएगा।
क्योंकि P सफलता है। तो यहां पर वैल्यू लगा देते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 4C2, Q है 5/6, तो इसकी पावर हो गई 4 - 2, P है 1/6, तो इसकी पावर आपके पास 2 आ गई। तो यहां पर आप देखो गणना करते हैं तो 4C2 ये देखिए आपके पास 6 होता है, गुणा 5/6 की पावर 4 - 2 आप देखोगे हल करोगे तो 2 आएगा, तो 5/6 की पावर 2 आया, अर्थात 25/36 आपके पास यहां से आ जाएगा, गुणा 1/6 का स्क्वायर है तो 1/36 आपके पास ये आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 6 से ये 36 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास देखिए बचेगा अंश में 25 और हर में 36 गुणा 6 अर्थात 216 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 3 पर। वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटियुक्त वस्तुएं हैं, तो आपको प्रायिकता बतानी है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में से एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होंगी। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि त्रुटियुक्त वस्तुएं अर्थात खराब वस्तुएं आप समझ सकते हैं। तो 5% खराब वस्तुएं हैं, तो P अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास, अब देखिए आपको जो सफलता है वो एक तरीके से त्रुटियुक्त होना हो गया, तो P आपके पास हो जाएगा 5/100, क्योंकि 5% है, अगर प्रायिकता निकालोगे तो 5/100 आ गया। तो जब आप इसको हल करोगे तो 1/20 आ जाएगा। अब हम Q निकाल लेते हैं, तो Q हमने आपको बताया था 1 - P करके निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 1/20 अर्थात 19/20। फिर आप देखिए आपको बोला गया कि 10 वस्तुएं हैं तो उनका प्रतिदर्श है, मतलब उनका एक ढेर है या हम बोल सकते हैं उनका एक लॉट है आपके पास। तो यहां पर आप देखो बेसिकली आपके एक तरीके से 10 बार वस्तुएं निकालेंगे एक एक करके, तभी तो चेक कर पाएंगे। इसका मतलब आपने एक तरीके से प्रयोग 10 बार किया है कि वस्तुएं निकाली हैं, तो n आपके पास यहां पर 10 आ जाएगा। अब यहां पर आप ये देखो कि हमसे बोला गया है कि एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब एक से अधिक ना हो, मतलब या तो 0 त्रुटियुक्त वस्तुएं हो या 1 त्रुटियुक्त वस्तुएं हो। तो यहां पर अभीष्ट प्रायिकता जो आपके पास हो जाएगी उसको समझ लेते हैं। अभीष्ट प्रायिकता, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपको आर क्या लगाना है, और आर भी तब समझेंगे जब आप प्रश्न की लैंग्वेज को ढंग से समझेंगे। तो एक से अधिक त्रुटियुक्त वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, अर्थात या तो ठीक 0 त्रुटियुक्त वस्तुएं होनी चाहिए या मतलब प्लस ठीक 1 त्रुटियुक्त वस्तु आपके पास होनी चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमको लेना ही नहीं है वो वाले केस, हमें इसी बात की प्रायिकता बतानी थी। तो ठीक 0 त्रुटियुक्त वस्तु होनी चाहिए, मतलब अब आप आर का मान 0 लगा देंगे इस वाले केस में। तो यहां पर मैं हेल्प के लिए लिख देता हूं, आपको हिंट टाइप की मिल जाए कि आर बराबर 1 हमने यहां पर लगाएंगे। तो देखिए अब हम यहां पर हल करते हैं, तो n आपके पास 10 है क्योंकि आपने 10 वस्तुओं को एक एक करके चेक किया है। तो 10C, R की वैल्यू 0, Q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 - 0। यहां पर आप देखिए आपके पास अब P की वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस यहां पर हो जाएगा 10C1, Q की वैल्यू 10, सॉरी Q की पावर 10 - 1 और P की पावर 1 हो जाएगा आपके पास। तो अभी आप देखो आपके पास 10C0 ये तो 1 होता है, इंटू Q की पावर 10 और Q है 19/20, तो ये हो जाएगा 19/20 की पावर 10। P की पावर 0, मतलब किसी की पावर 0 होगी तो हम तो 1 ही लिखते हैं उसे, तो आपने उसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब यहां से आप देखो प्लस 10C1 की वैल्यू आपके पास होती है 10, फिर देखिए Q की पावर 9 बचा, तो मतलब 19/20 की पावर 9 आपके पास यहां से आ गया, और P की पावर 1 है, और P देखिए आपके पास 1/20 है, तो 1/20 की पावर 1 मतलब 1/20 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप एक बात गौर करेंगे कि 19/20 की पावर 9 दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है, देखो यहां पर भी आ रहा है यहां पर भी आ रहा है। अब देखिए यहां पर 19/20 की पावर 9 आपने लिया, लेकिन पावर तो 10 थी, मतलब एक बार 19/20 बचा, प्लस यहां पर आपके पास 10/20 बचेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करोगे तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 19/20 की पावर 9 गुणा 29/20, और यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा।
अब देखो यहां पर मैं इसको एक दूसरे मेथड से आपको समझा देता हूं, क्योंकि कुछ छात्रों को इसमें संदेह होगा कि आखिर हम इसमें सफलता किसको माने और किसको नहीं माने, क्योंकि यही देखो सबसे बड़ी बात होती है इन प्रश्नों को हल करने में कि सफलता किसको माना जाए और किसको नहीं माना जाए। तो ये मेथड 1 हो गया। अब मैं मेथड 2 से समझा देता हूं। आप अपनी बस अप्रोच सही रखिएगा, समझने में सब कुछ सही आपके पास आ जाएगा। अब देखो अगर हम मानते हैं कि हमारे पास ठीक होना एक सफलता है, मतलब वस्तु का त्रुटिपूर्ण नहीं होना मतलब ठीक होना एक सफलता है, तो हम मान लीजिएगा P को अब हम मान लेते हैं कि सफलता, और वो P सफलता क्या है अपने पास, ठीक होना। ठीक होने को हमने सफलता मान लिया, तो प्रायिकता जो होगी अब आपके पास देखो 95/100 हो जाएगी, क्योंकि 5% खराब वस्तुएं हैं तो स्वाभाविक सी बात है 95% सही वस्तुएं होंगी, मतलब ठीक होंगी। जब आप इसको हल करोगे तो ये देखो आपके पास आ जाएगा 19, 5 से कट करोगे तो 19/20 आ जाएगा। अब आपके पास Q जो होगा वो 1 - 19/20 होगा। आप दोनों मेथड को बिल्कुल एक ही ना करें, ऐसा ना सोचें उसमें P हमने 1/20 लिखा था या 19/20। हम दोनों को अलग अलग तरीके से हल कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। वहां पर हमने P को ठीक होना माना था ना, इसलिए हमने ऐसा किया। तो ये आ गया 1/20। अब देखो, अब आपको बोला गया था कि एक से अधिक त्रुटिपूर्ण वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, मतलब 0 या 1 त्रुटिपूर्ण वस्तु होनी चाहिए, या मैं बोल सकता हूं ठीक वस्तुएं कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे ठीक वस्तुएं 19 या 20 होनी चाहिए, क्योंकि 18 ठीक हुई तो वहां पे तो दो त्रुटिपूर्ण आ गई और वो तो आपको चाहिए ही नहीं। तो यहां पर जो आपको अभीष्ट प्रायिकता चाहिए, अब आप समझिए अभीष्ट प्रायिकता आपको चाहिए 1 माइनस ठीक, देखिए अभीष्ट प्रायिकता आपको क्या चाहिए, पहले तो मैं 1 माइनस तो बाद में लगाऊंगा, पहले आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूं। आपको चाहिए ठीक 19 वस्तुएं ठीक हो, सही हो, प्लस ठीक 20 वस्तुएं सही हो। तो ये आपके पास आएगा। अगर आप 1 माइनस करके लिखते तो आपके पास ही काफी बड़ी कैलकुलेशन आती, 0 से लेकर 18 वाले तक केस आपको घटाने पड़ते। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, ठीक 19 वस्तुएं सही होनी चाहिए, लेकिन अब यहां पर देखो हमने सही को सफलता माना है, ठीक होना मतलब सही होने को सफलता माना है, तो अब जो R है वो आप 19 लगाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, और यहां पर आप R का मान 20 लगाओगे, क्योंकि ठीक 20 वस्तुएं सही हैं आपके पास। सॉरी, यहां पर अपने पास तो टोटल 10 वस्तुएं ही थी ना, हाँ तो यहां पर हमने गलती कर दी, तो आपके पास यहां ठीक 9 वस्तुएं और ठीक 10 वस्तुओं के केस आएंगे। तो ठीक 9 वस्तुएं सही हो एक ये केस बनाएंगे, और ठीक 10 वस्तुएं सही हो एक ये केस बनाएंगे हम। तो R बराबर या तो 9 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। अब देखिए इसको हम हल करते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 10C9, क्योंकि n तो 10 ही रहेगा, आपने 10 वस्तुएं चेक करनी है। अब यहां पर आप देखो P क्या है 19/20, तो 19/20 की पावर आप 9 कर दोगे, और Q की पावर यहां पर आप कर दोगे, अर्थात 1/20 की पावर 10 - 9, प्लस यहां पर 10C10 हो जाएगा, Q मतलब 1/20 की पावर 10 - 10 करेंगे, और यहां पर आप 19/20 की पावर 10 कर दोगे, ये आ गया आपके पास। तो अब यहां से आप ये देखो कि 10C9 ये तो 10 के बराबर होता है, 1/20 की पावर 1 मतलब 1/20 आपके पास हो गया, और ये 19/20 की पावर 9 आपके पास यहां से बन गया है, प्लस देखिए 10C10 आपके पास 1 होता है, और यहां से अगर आप गौर करोगे तो 1/20 की पावर 0 बना, तो बेसिकली 1 ही बना, तो 19/20 की पावर 10 आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप देखोगे यहां से तो 19/20 की पावर 9 आपके पास यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी होगा 19/20 की पावर 9, तो आपने वो उभयनिष्ठ ले लिया। तो देखिए यहां पर आपके पास बचा है 10/20 प्लस 19/20, तो अगर आप इसको देखो समझोगे ढंग से, तो 19/20 की पावर 9 ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, गुणा देखो 10 + 19 आपके पास 29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 29/20। तो आप देख सकते हो हमने मेथड 1 से सॉल्व किया था तब भी हमारे पास यही उत्तर आया है, और मेथड 2 से सॉल्व किया तब भी हमारे पास यही उत्तर आया है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप प्रश्न में सफलता किसी को भी माने, लेकिन अगर प्रश्न में जैसे बोला गया है तो जो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं वो सफलता के पदों में ही लगाएं। जैसे यहां पर मैंने त्रुटियुक्त को सफलता माना था तो मैंने R की वैल्यू 0 और 1 लगाई, यहां पर मैंने सही वस्तुओं को होना सफलता माना तो R की वैल्यू 9 और 10 लगाई है। तो इस तरीके से आपको सोचना जरूर पड़ेगा। तो देखो अब प्रश्न संख्या 4 को हम हल करेंगे।
आपको बोला गया है कि 52 ताश के पत्ते हैं, उनको एक भली भांति फैटी की गड्डी है उनके पास, तो उसमें से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। उत्तरोत्तर मतलब होता है एक के बाद एक, और प्रतिस्थापना सहित बोला गया है, अर्थात प्रतिस्थापन आपको करना है। मतलब आपने एक पत्ता जब निकाला तो ऐसा नहीं कि उसको अलग रखना है, उसको आपने दोबारा गड्डी में मिला दिया, फिर आपने दूसरा पत्ता निकाला है। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर बोला गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हों। तो देखिए हम सबसे पहले पहला वाला भाग को हल करेंगे। तो यहां पर आप ये देखो कि 5 पत्ते हुक्म के हों, तो अगर मैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफलता किसको मान रहे हैं। तो मान लीजिएगा मैं हुक्म का आने को ही सफलता मान लेता हूं। तो देखो सफलता यहां पर मैंने माना है हुक्म का आना, पत्ता हुक्म का होना। तो अब मैं जो पी लिखूंगा वो इसी के रिगार्डिंग लिखूंगा, मतलब इसी के सापेक्ष लिखूंगा। तो देखिए आपके पास जो पी हो जाएगा वो हो जाएगा 13/52, क्योंकि आप जानते हैं 13 पत्ते होते हैं हुक्म के, टोटल 52 पत्ते होते हैं, तो 1/4 आ गया। तो अब आप क्यू निकालोगे तो 1 माइनस पी आ जाएगा, अर्थात 1 माइनस 1/4। तो इस तरीके से क्यू का मान आपके पास 3/4 हो जाएगा। तो आपने पी और क्यू निकाल लिया। अब बात करते हैं कि आपके पास 5 पत्ते आपको निकालने एक एक करके, तो इसका मतलब आपने 5 प्रयोग किए हैं, तो एन का मान आपके पास 5 हो जाएगा। हर केस में 5 ही रहेगा। पहले वाले भाग पर आ जाते हैं। पहले वाले भाग में आपको बोला गया कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हों। आपने देखिए सफलता हुक्म का पत्ता माना था, तो मतलब आपके पास पांचों पत्ते हुक्म के हो जाएं, मतलब 5 सफलताएं हो जाएं, मतलब आप r बराबर 5 पहले वाले केस में लगा देंगे। तो यहां पर अब देखिए हम अभीष्ट प्रायिकता लिखेंगे। फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना ही चाहिए कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर। तो अभीष्ट प्रायिकता आप देखो, आप लिखोगे एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, और बस ध्यान रखना है कि आर बराबर आपके पास 5 होना चाहिए यहां पर। तो देखो एन की वैल्यू भी 5, सी आर की वैल्यू भी 5, क्यू है आपके पास 3/4 की पावर एन माइनस आर अर्थात 5 माइनस 5, और पी की पावर आर अर्थात 1/4 की पावर 5, ये आपके पास आ गया। 5 देखो ये 1 होता है, गुणा 3/4 की पावर 0, ये भी 1 हो गया, गुणा 1/4 की पावर 5, ये देखिए आपके पास 1024 आ जाएगा हर में, और अंश में 1 आ गया। तो जब आप देखो इसको सिंपल करोगे तो सबका गुणा करोगे अंश में तो 1 ही आएगा, और बटे 1024 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पहला वाला भाग का उत्तर आ गया। अब दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। दूसरे वाले भाग में देखिए आपको बोला गया है कि केवल 3 पत्ते हुक्म के हों। तो केवल 3 पत्ते हुक्म के हों मतलब एग्जैक्ट 3 पत्ते हुक्म के हों, ना 3 से ज्यादा ना 3 से कम। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि हुक्म का पत्ता आपने सफलता माना था, तो आर बराबर आपके पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हुक्म के पत्ते आपको चाहिए। तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता हम यहां पर लिखेंगे अब। तो अब आप आर की वैल्यू 3 लगाओगे तो एन सी आर मतलब 5C3, क्यू की वैल्यू क्यू की पावर एन माइनस आर अर्थात 5 माइनस 3, और पी की पावर आर मतलब पी की पावर 3 हो गया आपके पास। अब देखिए क्यू आपके पास है यहां पर 3/4 और पी है 1/4। तो देखो 5C3 यदि आप देखोगे ये आपके पास 10 के बराबर होता है। क्यू की वैल्यू है 3/4 की पावर 5 माइनस 3 अर्थात 2, पी की वैल्यू है 1/4 उसकी पावर 3, आपने ये कर दिया। तो अगर आप देखोगे यहां से तो 10 गुणा 3 का स्क्वायर 9, 1 का क्यूब 1/4 की पावर 2 यहां पर और 4 की पावर 3 यहां पर, तो 1024 आ गया 4 की पावर 5 बनकर। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको सरल करो अर्थात इसको 2 से कैंसिल करो तो ये 5 हो गया, और ये 512 आपके पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए 5 गुणा 9 अर्थात 45/512 हो जाएगा। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि एक भी पत्ता हुक्म का नहीं होना चाहिए। एक भी पत्ता हुक्म का नहीं होना चाहिए मतलब एक भी सफलता नहीं होनी चाहिए, अर्थात आर का मान आप 0 लगा दोगे। तो यहां पर देखिए तीसरे वाले भाग में हम आर का मान 0 लगा देंगे। तो अब हम अभीष्ट प्रायिकता लिखते हैं। तो फॉर्मूला था एनसीआर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, मतलब सफलता की पावर हमेशा आर होती है। तो एनसीआर मतलब 5C0, क्यू है 3/4, N5 R0,
P है 1/4 उसकी पावर 0। अब देखो 5C0 आप जानते हैं ये आपके पास 1 होता है, गुणा 3/4 की पावर 5 बना, तो ये आपके पास 3 की पावर 5 अर्थात 243/4 की पावर 5 1024 हो गया, गुणा 1/4 की पावर 0 अर्थात 1 बना। तो अगर आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये आपके पास 243/1024 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका ये तीसरा वाला भाग भी हल हो जाएगा। अब यहां पर आप एक बात गौर कर लीजिएगा, वैसे सही उत्तर है, सब कुछ सही है अपना, लेकिन मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं कि आप अपनी तरफ से एक बार जरूर ऐसा ट्राई करें कि सफलता इस बार आप हुक्म का पत्ता नहीं आना मान लीजिएगा और तब इन प्रश्नों को हल करके देखें, लेकिन उसी हिसाब से आपके पास आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आपके पास लेकिन उत्तर बिल्कुल सही आएंगे अगर आप बिल्कुल सही से सोचेंगे। आइए अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर आ जाते हैं। किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से पहला वाला भाग है एक भी नहीं 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होगा। तो एक बार और समझ लेते हैं हम इस प्रश्न को कि आपके पास फैक्ट्री में 150 बल्ब दिए हुए, सॉरी एक बल्ब दिया हुआ 150 दिनों का उपयोग है, मतलब आपके पास n जो है वो है 150, क्योंकि आपने 150 दिन उपयोग किया है तो हो सकता है हर दिन फेल हो जाए, तो एक तरीके से आपने रोज के रोज उसका परीक्षण किया, तो n का मान तो आपको समझ में आ गया 150 हो गया पूरे प्रश्न में। फिर बोला गया है कि 150 दिनों के बाद यदि फ्यूज होता है तो इसकी प्रायिकता है 0.05। तो आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं फ्यूज होगा 150 दिनों के बाद। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफलता किसको मानते हैं, आप जिसको मानेंगे सफलता उस तरीके से आप करें, सही उत्तर ही आएगा आपका। तो जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर जो सफलता है वो मान लेता हूं फ्यूज होना, मैंने मान लीजिएगा सफलता माना फ्यूज होना। फ्यूज होना स्वाभाविक सी बात है, 150 दिन के बाद फ्यूज होने की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि पूरा प्रश्न उसी पर आधारित है। तो अब जो पी होगा मतलब प्रायिकता सफलता मतलब क्या है अपने पास फ्यूज होना, मतलब फ्यूज होने की प्रायिकता मैं लिख रहा हूं एक बल्ब के, तो एक बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है आपके पास। तो आप चाहो तो दशमलव में रहने दो, नहीं तो आप चाहो तो इसे हर में मतलब अंश बटे हर में बदलोगे तो 5/100 अर्थात 1/20 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आप Q निकाल लो, तो Q होता है आपके पास 1 माइनस पी के बराबर 1 माइनस 1/20 अर्थात 19/20, ये आपके पास Q का मान आ गया। तो P और Q आपके पास दोनों आ गए। अब आप ये देखिए कि आपको बोला गया कि 5 बल्ब हैं आपके पास, तो अच्छा यहां पर 150 दिन का उपयोग तो हमें हर किसी में करना था, तो n का मान यहां पर 150 तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो n 5 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 5 बल्बों में से आपको चेक करना है। तो अब ये देखो आपको पहले वाले भाग में बोला गया है कि एक भी नहीं फ्यूज होगा, मतलब 0 फ्यूज होंगे, तो मैंने फ्यूज होने को तो सफलता माना है, तो अब मैं यहां पर देखिए r का मान 0 लगाऊंगा पहले वाले केस में। तो अब देखिए मैं अभीष्ट प्रायिकता लिखता हूं, तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता फॉर्मूला आपके पास होता है NCR, Q की पावर n माइनस आर और P की पावर r के बराबर। तो अभी हम क्या करते हैं कि n की वैल्यू 5 लगा देते हैं, r की वैल्यू 0 यहां पर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5C0, Q की वैल्यू 19/20, तो इसकी पावर n माइनस आर करोगे मतलब 5 माइनस 0, और P की पावर r अर्थात 1/20 की पावर 0 आपने यहां से कर दी। तो अब देखो 5C0 होता है 1 गुणा 19/20 की पावर 5 रह जाएगा ये, तो 19/20 की पावर 5 आपने कर दिया, 1/20 की पावर 0 मतलब किसी की पावर 0 होती है तो हम 1 ही लिखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास 19/20 की पावर 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला वाला भाग हल हो चुका है। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि एक से अधिक नहीं बल्ब 150 दिनों के बाद फ्यूज होंगे, मतलब एक से अधिक बल्ब फ्यूज नहीं होने चाहिए, मतलब या तो एक बल्ब फ्यूज हो जाए या 0 बल्ब फ्यूज हो जाए, 2 बल्ब फ्यूज नहीं होने चाहिए कभी भी, ना 3 हो जाने चाहिए, ना 4 ना 5, केवल 0 या 1 बल्ब तक ही आपको छूट दी गई है फ्यूज होने की। तो यहां पर फ्यूज होने को तो हमने सफलता माना है, और हम जानते हैं कि 0 बल्ब फ्यूज हो मतलब या तो R बराबर 0 हो या R बराबर आपके पास 1 हो, आप यही दोनों वाले केस लिखोगे। तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता हम लिखते हैं, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है कि r बराबर 0 प्लस r बराबर 1, तो अभीष्ट प्रायिकता
आपके पास मैं इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक 0 बल्ब फ्यूज हुए हैं, प्लस मतलब या ठीक 1 बल्ब फ्यूज हुआ है, यही आपको बोला गया है। तो अब ठीक 0 बल्ब फ्यूज हुए मतलब आर की वैल्यू 0, और ठीक 1 बल्ब फ्यूज हुआ है मतलब आर की वैल्यू आप 1 लगा देंगे यहां पर। तो देखो आर की वैल्यू 0 के लिए तो आपको पता है यही उत्तर आएगा, तो बार बार करने की हमें जरूरत नहीं है, आप सीधे यही लिख दीजिएगा। तो यह आ जाएगा 19/20 की घात 5 प्लस ठीक 1 बल्ब फ्यूज होना मतलब आर की वैल्यू 1, तो 5C1 19/20 अर्थात Q की पावर 5 - 1 अर्थात ये आपने लिख दिया, और P की पावर R हो जाएगा मतलब 1/20 की पावर 1 आपके पास आ जाएगा। अब यहां से देखो 5C1 ये 5 होता है, गुणा 19/20 की पावर 4 हो गया आपके पास, तो आपने 19/20 की पावर 4 कर दिया, गुणा 1/20 आपके पास ये हो गया, प्लस 19/20 की पावर 5 आपके पास यहां से चल रहा है। तो अगर आप देखें तो 19/20 को हम यहां पर और उसकी पावर 4 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो 19/20 की पावर 4 हमने देखो यहां पर उभयनिष्ठ ले ली, तो आपके पास बचेगा देखो एक बार 19/20 बचा क्योंकि पावर तो 5 थी यहां पर, प्लस यहां पर 5/20 बचेगा, तो देखिए ये आपके पास आ गया 19/20 की पावर 4, और देखो 19 और 5 24 हो गया अर्थात 24/20, और यदि आप इसको थोड़ा सरल करो अर्थात अगर हम इसको 4 से कैंसिल कर दें तो 4 सिंह 24 और 4 पंजे 20 आ गया। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 6/5 गुणा 19/20 की घात 4। तो इस तरीके से आपका ये दूसरा वाला प्रश्न हल हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि एक से अधिक 50 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे, मतलब एक से अधिक होने हैं, मतलब ध्यान रखें एक भी नहीं होना है, एक से अधिक ही होना है, मतलब या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो। तो देखिए इन वाले केसेस में आपको ये पता लग गया कि या तो 2 बल्ब फ्यूज होने चाहिए, या 3 बल्ब फ्यूज होने चाहिए, या 4 बल्ब होने चाहिए, या 5 के पांचों बल्ब फ्यूज हो जाने चाहिए। तो अभीष्ट प्रायिकता ठीक 2 बल्ब फ्यूज हो जाएं, प्लस मतलब या ठीक 3 बल्ब फ्यूज हो जाएं, या ठीक 4 बल्ब फ्यूज हो जाएं, या आपके पास 5 के 5 हो जाए मतलब ठीक हो 5 बल्ब फ्यूज आपके पास हो जाए। यही आपको समझ में आया, इससे हमें ये निकालना है। आप करने को करेंगे बिल्कुल सही उत्तर आपके पास आएगा, लेकिन मैं आपको देखो दूसरा मेथड से अगर बताऊं इसको लिखने का दूसरा तरीका, आप खुद सोचिए यहां पर अगर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस जब 0 बल्ब फ्यूज हो या 1 बल्ब फ्यूज हो, तभी तो अगर मैंने 0 और 1 बल्ब फ्यूज वाले केस को हटा दिया इसका मतलब 2 3 4 5 वाले बल्ब फ्यूज होंगे, क्योंकि देखिए यहां पर है आपके पास r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4 है, और यहां पर r बराबर 5 आपके पास है। अगर आप 1 माइनस करके लिखना चाहते हैं तो 1 माइनस आप ठीक 1 बल्ब मतलब ठीक 0 बल्ब फ्यूज प्लस ठीक 1 बल्ब फ्यूज, ये वाले केसेस को आप घटा दीजिएगा और आपके पास बिल्कुल वही उत्तर आ जाएगा जो ये ऊपर लिखा है। तो बस मैंने क्या किया कि यहां पर प्रश्न तो वही हल कर रहा हूं मैं, लेकिन लिखने का तरीका मैंने या सोचने का तरीका मैंने इसको चेंज कर दिया। तो 1 माइनस देखो, क्योंकि देखो यहां पर क्या है 2 3 4 5 मैंने हटा दिए, तो r बराबर 0 वाले केस और r बराबर 1 वाले केसेस को यदि मैं एक में से घटा दूंगा तो मेरे पास यही केस बचेंगे। अब r बराबर 0 प्लस r बराबर 1, आप देखिए यहां से आप इसको हल कर चुके हैं सेकंड वाले पार्ट में, तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यही मान लिख दीजिएगा यहां पर। तो आपके पास ये हो जाएगा 6/5 गुणा 19/20 की घात 4, ये आपके पास आ जाएगा। तो यही आपका देखो उत्तर यहां पर आ जाएगा। अब देखिए ये इसे हल करना अर्थात इसकी गणना करना थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा जटिल काम पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आप देखो पॉइंट में काफी बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन में आएगी आपके पास, तो आप इसको इतना ही रहने दे सकते हैं। अब देखिए सबसे अंतिम वाले भाग पर चलते हैं इस प्रश्न के। इसमें बोला गया कि कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो जाना चाहिए। कम से कम एक बल्ब फ्यूज हो जाना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि या तो एक बल्ब फ्यूज हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो। तो देखिए
चौथे वाले केस में अभीष्ट प्रायिकता जो होगी वो होगी कि ठीक एक बल्ब फ्यूज हो जाए, या मतलब प्लस ठीक 2 बल्ब फ्यूज हो जाएं, या ठीक 3 बल्ब फ्यूज हो जाएं, या ठीक 4 बल्ब फ्यूज हो जाएं, या ठीक 5 बल्ब फ्यूज हो जाएं। ये आपके पास आएगा। आपको बेसिकली ये निकालना होगा। अब या तो आप एक एक करके सबको निकालें और जोड़ दें, बिल्कुल सही उत्तर आएगा। लेकिन देखो आर बराबर यहां पर क्या है 1, आर बराबर 2, आर बराबर 3, मतलब ठीक 3 बल्ब भी होगा केस, ठीक 4 बल्ब का भी होगा, और यहां पर ठीक 5 बल्ब का भी केस है। मैं क्या करता हूं, 1 माइनस आर बराबर 0 वाले केस को घटा देता हूं, तो मेरे पास यही वाला उत्तर आ जाएगा। मतलब ठीक 0 बल्ब फ्यूज को मैं हटा देता हूं। तो देखिए आपके पास आर बराबर 0 वाला केस हटा देना है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस, देखिए आर बराबर 0 वाला केस यदि हमने कहीं निकाला हो तो उसको हम देख लेते हैं। तो आर बराबर 0 देखिए आपने सबसे पहला केस ही निकाला था, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे यही मान लिख दिए आर बराबर 0 के लिए। तो 19/20 की घात 5 था, तो यहां पर आपने 19/20 की घात 5 ये लिख दिया है। अब आप इसको इतना ही रहने दीजिएगा, क्योंकि गणना करना थोड़ा सा हमारे लिए जटिल काम यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये भाग संख्या 4 का उत्तर भी आ जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक थैले में 10 गेंदें हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंकों में से एक अंक लिखा हुआ है। यदि थैले से गेंदें उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। तो यहां पर आप ये देखिए कि आपको बोला गया है थैले में 10 गेंदें हैं और प्रत्येक पर 0 से 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। तो एक तरीके से आपके पास कुछ इस तरीके की गेंद है, एक पर 0 लिखा हुआ है, एक पर 1 लिखा हुआ है, एक पर 2 लिखा हुआ है, एक पर 3 लिखा हुआ है, तो एक पर 4, कुछ इस तरीके से आपके पास लिखे हुए हैं 9 तक। तो इस तरीके से आपके पास 10 गेंदें हो गई, आप गिनकर देख सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि थैले से हमने 4 गेंदें निकाली हैं, 4 गेंदें हमने निकाली हैं, तो उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली हैं। देखिए उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक, पुनः वापस रखते हुए, इसका दूसरा अगर हम शब्द देखें, क्या हम बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन सहित। पुनः वापस रखते हुए या प्रतिस्थापन सहित का एक ही मतलब है। अर्थात जब आपने पहली गेंद निकाली है तो उसको निकालने के बाद आपने दोबारा उनमें मिला दिया, फिर आपने दूसरी गेंद निकाली, फिर उसमें मिला दिया, उन 10 गेंदों में दोबारा मिला दिया, फिर आपने निकाली। तो ये आपको काम करना है। तो आपको बताया गया है कि प्रायिकता बताइए कि उनमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफलता किसको माने। देखिए पूरा आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर सफलता मान लेता हूं कि अंक 0 लिखा हो, मैं इसको सफलता मान लेता हूं। आप किसी को भी सफलता माने, दोनों से सही उत्तर ही आएगा आपके पास। तो अंक यदि 0 लिखा है, मैंने इसको सफलता मानी, तो देखिए प्रायिकता मतलब 0 आने की प्रायिकता हो जाएगी P, तो 1/10, क्योंकि 0 तो केवल एक ही गेंद पर लिखा गया होगा, तो Q जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस P, अर्थात 1 माइनस 1/10। और जब आप इसको हल करोगे तो Q का मान आपके पास 9/10 हो जाएगा। अब आप देखिए आपको 10 गेंदें दी हुई थी, लेकिन आपने 4 गेंदें निकाली हैं, मतलब आपने एक तरीके से 4 बार प्रयोग किया, 4 बार गेंदें निकाली, 4 बार पॉसिबिलिटी थी, 0 आ जाए या नहीं आ जाए कुछ भी हो, लेकिन 4 एक बार एक तरीके से प्रयोग हो गया, तो n का मान आपके पास 4 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अब प्रश्न पर आते हैं, तो उसमें बोला गया कि आपको इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी कि किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो। मतलब किसी भी गेंद पर ना लिखा हो, इसका मतलब यह हुआ कि चारों में से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, मतलब 0 सफलताएं हो, क्योंकि अंक 0 लिखो ना एक सफलता है। अंक 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं एक तरीके से 0 सफलताएं आपके पास होनी चाहिए। तो अभीष्ट प्रायिकता देखिए, अभीष्ट प्रायिकता हम लिखते हैं यहां पर, तो आपके पास किसी भी गेंद पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 सफलताओं का केस आपके पास होना यहां से चाहिए। तो देखिए 0 सफलताएं मतलब आर की वैल्यू आप 0 यहां पर लगा देंगे। तो देखो n का मान तो 4 है, तो ये आ जाएगा 4c, आर की वैल्यू 0, q की पावर हो जाएगी n माइनस आर, अर्थात 4 माइनस 0,
और p की पावर आपके पास r 0 हो गई आपके पास। तो यहां से अगर आप देखो तो 4 सी 0, ये तो आपके पास 1 हो गई। q की वैल्यू है 9/10 और उसकी पावर 4, तो 9/10 की पावर 4 आपके पास ये हो गया, गुणा p की पावर 0 है आपके पास, p है आपके पास 1/10, तो उसकी पावर 0 आपके पास हो गई। तो आप जानते हो 1/10 की पावर 0 मतलब ये तो आपके पास 1 बना, ये भी 1 है, तो बेसिकली 9/10 की घात 4 आपके पास रह गया। तो यही आपके पास इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाली परीक्षा में मान लें कि वह एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालकर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। आगे आपको बोला गया है कि यदि पासे पर चित्र प्रकट होता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य दे देता है, और यदि पट प्रकट होता है तो वो असत्य लिख देता है। इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि वह कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। तो यहां पर आप ये देखो कि आपके पास अगर हम इस प्रश्न को समझें तो बोला गया है कि 20 प्रश्न हैं और वो सत्य सत्य प्रकार के अर्थात ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं। तो बोला गया है कि विद्यार्थी जो आंसर है एक तरीके से तुक्के मारता है, मतलब सत्य सत्य उसको नहीं पता है, लेकिन वो सिक्का उछालता है, और अगर सिक्के पर चित अर्थात हेड आएगा तो वो ट्रू लिख देगा अर्थात सत्य बोल देगा, और यदि टेल मतलब पट आएगा तो वो असत्य लिख देगा। तो आपको बताना है वह 12 प्रश्नों के कम से कम सही उत्तर देता है। वह सही उत्तर दे रहा है, आप एक्चुअल में वो सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन बोला गया है कि वह विद्यार्थी सही उत्तर देता है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि देखिए आप सफलता किस बात को मानते हैं। अगर आप सफलता सही उत्तर देने को मानते हैं तो सही उसको मान लीजिएगा, अगर गलत देने को सफलता मान लेते हो आप उसको भी मान सकते हैं। पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, दोनों तरीके से आपके पास सही आंसर ही आएगा, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो सफलता देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि सही उत्तर देना, ये मेरे पास एक सफलता हो गई। तो विद्यार्थी ने सफल उत्तर दिया, ये मैं सफलता मान लिया हूं। अब यहां पर आप देखो कि एन जो है वो 20 प्रश्न है आपके पास, क्योंकि 20 प्रश्न है अर्थात 20 प्रयोग आप कर रहे हैं, वो 20 बार अलग अलग सिक्के उछालेगा, तो 20 एक तरीके से वो हो गए। अब ये देखिए प्रायिकता हम बोल रहे हैं सफलता की, मतलब स्मॉल पी से प्रदर्शित करते थे। सफलता है हमारे पास सही उत्तर देना, तो स्वाभाविक सी बात है सही उत्तर तो वो तब देगा, सही का मतलब सत्य उत्तर देना। तो देखिए सत्य उत्तर तो वो तब देगा जब वो यहां पर चित्र प्राप्त करे सिक्के पर, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। अब देखिए Q हमने आपको बताया था, Q होता है 1 माइनस P, तो आप यदि यहां से करोगे तो 1 माइनस 1/2 अर्थात Q का मान आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो P का मान और आपने Q का मान भी निकाल लिया। अब यहां पर देख लेते हैं कि अभीष्ट प्रायिकता आपके पास क्या होगी। तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता क्या होगी उसको हम यहां पर लिख लेते हैं। अभीष्ट प्रायिकता में देखो उसने बोला है कि कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर है, तो हमने आपको बताया था कम से कम और अधिक से अधिक जहां भी दिया हो आप उसको एग्जैक्ट अर्थात ठीक में बदल लो। तो कम से कम 12 प्रश्नों के सही उत्तर मतलब या तो ठीक 12 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हों, या इसी तरीके से ठीक 13 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हों, या ठीक 14 प्रश्न के सही उत्तर दिए हो, से लेकर अब देखिए ऐसे 15 16 17 18 से लेकर ऐसे ठीक 20 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दे दिए हों, क्योंकि टोटल 20 ही प्रश्न है तो आप 20 तक ही जाएंगे केवल। तो आपने यहां पर देखो ये लिख दिया। अब यहां पर हम देखिए इनको हल करते हैं, तो आप देखोगे यहां पर जो सही उत्तर है हमने सही उत्तर को सफलता मानी थी, और 12 के सही उत्तर आप लिख रहे हैं, मतलब r बराबर 12 लगा दोगे, यहाँ r बराबर 13 आ जाएगा, यहाँ r बराबर 14 आ जाएगा। इस तरीके से 15 16 r 17 18 19 ऐसे r की वैल्यू लोगे और अंत तक 20 तक आप जाओगे। तो यहां पर अब हम मान लगाएंगे सबके। तो देखो फॉर्मूला आपके पास होता था NCR, n की वैल्यू 20 है, r की वैल्यू यहां पर 12 हो गई, तो 20C12। देखिए फिर होता था q की पावर n माइनस आर अर्थात 20 माइनस 12, और p की पावर r अर्थात p की पावर 12, प्लस आगे आ जाएगा 20C13 q की पावर 20 माइनस 13 p की पावर 13, कुछ इस तरीके से आएगा, और अंत में आप जाओगे 20C20 तक और q की पावर 20 माइनस 20 और p की पावर 20 तक। फिर आप देखिए यहां से कि q की वैल्यू 1/2 है और p की वैल्यू 1/2 है, तो अब आप वो लगा दीजिएगा मान। तो देखिए 20C12, अब देखो q की पावर 8 हो जाएगी, ये 20 माइनस 12 8 होता है, तो
1/2 की पावर 8 और यहां पर p की वैल्यू भी 1/2 है तो उसकी पावर 12, तो बेसिकली 1/2 की पावर 20 ही आएगा आपके पास। प्लस देखिए ये आ गया 20c13। अब q की वैल्यू 1/2 है तो देखिए यहां पर आपके पास 1/2 की पावर 7 हो जाएगा, क्योंकि 20 - 13 7 होता है, और यहाँ 1/2 की पावर 13 हो जाएगा, तो बेसिकली 1/2 की पावर 20 आ गया। इसी तरीके से आप देखेंगे आपके पास अंत में आप जाओगे 20c 20 तक, और 1/2 की पावर 20 आपके पास यहां से आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं 20c 12 20c13 ये वाले पद तो अलग है, लेकिन 1/2 की पावर 20 1/2 की पावर 20 ये हर किसी पद में आपके पास आ रहा है। तो आपने यहां पर 1/2 की पावर 20 इसको उभयनिष्ठ ले लिया, तो आपके पास देखिए बच जाएगा 20c 12 प्लस 20c13 प्लस 20c14 से लेकर 20c20 तक। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप इसको हल करने बैठेंगे तो ये काफी जटिल गणना आएगी, तो आप अपना उत्तर यहां तक छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सॉल्व करने में ये काफी कठिन आपके पास होने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टर्म है, एक तो आपको 9 टर्म्स है ये, और इनमें भी इनकी 20c 12 20c 13 की वैल्यू ये सब काफी बड़ी बड़ी आएंगी, इसलिए आप इनको इतना भी रहने दे सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि x का बंटन b 6,1/2 द्विपद बंटन है, दर्शाइए कि x बराबर 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है कि इसका मतलब क्या है अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम, तो यहां पर आपको संकेत दिया हुआ है कि जब प्रायिकता आप निकालोगे x बराबर 3 पर, जो सभी प्रायिकताएं हैं अगर आप x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 तक लोगे तो उसमें से सबसे अधिक वैल्यू उसकी आएगी। अब यहां पर हम देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर आपके पास बंटन दिया हुआ है b 6,1/2 द्विपद बंटन है। द्विपद बंटन हमने आपको बताया द्विपद प्रायिकता डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात बंटन या वितरण भी बोल सकते हैं, जो NCR Q की पावर n माइनस r P की पावर r जो हम सवाल इस प्रश्नावली में करते आ रहे हैं उससे रिलेटेड है आपके पास। अब ये 6,1/2 जो लिखा हुआ है कोष्टक में, इसको समझ लेते हैं कि ये किस बात को प्रदर्शित करता है। तो देखिए आपके पास है x का बंटन है, मतलब x की वैल्यू आपके पास चेंज होगी बार बार। अब यहां पर देखो जो ये पहले लिखा होता है ये होता है हमारे पास n, और जो ये बाद में लिखा होता है ये होता है हमारे पास p। तो हमने आपको बताया था कि n होता है और p जरूर होना चाहिए, क्योंकि p सफलता को निर्धारित करता है, मतलब सफलता की प्रायिकता, और n होता है टोटल नंबर ऑफ आपने एक्सपेरिमेंट कितने किए, मतलब आपने कितने प्रयोग किए हैं। या आप बोल सकते हैं कि जैसे हम सिक्के 10 बार उछाले तो एक तरीके से n 10 हो गया, क्योंकि हमने 10 बार प्रयोग किया सिक्कों को उछालने का, तो ये आपके पास होता है। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि पहला वाला जो 6 है वो तो n की वैल्यू है, मतलब आपने 6 बार प्रयोग किया, और जो p की वैल्यू है वो आपके पास 1/2 है। अब यहां से समझ लेते हैं q क्या है। तो देखो q हमने आपको बताया था 1 - 1/2 अर्थात 1 - p होता है, तो 1/2 आ गया आपके पास। अब आपने q p और n तो पता कर लिए, अब ये जो x बराबर 3 है बेसिकली वो है क्या उसको समझ लेते हैं। देखिए अभी तक जितने भी प्रश्न हैं उसमें हम r की वैल्यू आपको बता रहे थे कि कितनी सफलताएं आप ले पा रहे हैं। हो सकता था जब आपने 6 यहां पर प्रयोग किए तो हो सकता है 0 सफलता मिली हो, तो हमने r की वैल्यू 0 बताई थी। तो अब जो r की वैल्यू हम बात करते थे वो यहां पर कैपिटल X करके बताया गया है। तो इस तरीके से अगर r की वैल्यू 0 है इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो गई, अगर r की वैल्यू 1 मतलब एक सफलता है तो x की वैल्यू 1, तो बेसिकली r और x यहां पर सेम ही बात कर रहे हैं। तो आपको बोला गया है कि x बराबर 3 पर यदि आप प्रायिकता निकालोगे तो सबसे अधिक आएगी, ये आपको बताना है, ये दर्शाना है, अर्थात आपको ये सिद्ध करना है। तो इसका मतलब आपको r की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक सभी कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 6 अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो हो सकता है 0 सफलता हो सकता है 1 हो सकता है 2 सफलता हो, और इसी तरीके से हो सकता है 3 4 5 या 6 सफलताएं हो, तो आप सभी के लिए केस निकालोगे। अब लेकिन मैं r की जगह यहां पर कैपिटल X का प्रयोग करूंगा, क्योंकि वो मेरे को यहां पर दे दिया गया है। तो देखिए अब मैं प्रायिकता निकाल रहा हूं, जब प्रायिकता मतलब कैपिटल P, और वो तब निकाल रहा हूं जब x का मान 1 है, क्योंकि मेरे को देखना है कि सभी में अधिकतम प्रायिकता इसी वाले की होगी x बराबर 3 की, तो मैं सभी को निकालूंगा और देखूंगा कि किस पर आ रही है, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। तो देखिए अब ये आपके पास आ जाएगा NCX, मतलब n तो 6 है, c x का मान 1 हो गया, q की पावर n माइनस x, n की वैल्यू देखिए आपके पास 6 है, माइनस x की वैल्यू देखो 1 है,
क्योंकि बेसिकली x ही तो एक तरीके से r है यहां पर, और p की वैल्यू x हो जाती है, तो ये 1 हो गया। तो यहां पर अभी हम देखिए क्या कर रहे हैं कि हम यहां पर 6c1 इसको हम मान लीजिएगा सॉल्व नहीं कर या कर ही देते हैं, चलिए 6 हो गया। q की वैल्यू है 1/2 और p की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 1 आ जाएगा, तो बेसिकली 1/2 की पावर 6 आ जाएगा आपके पास। फिर हम देखते हैं, देखो मैं इस सवाल को दो मेथड से आपको बताऊंगा, तो अभी तो ये मेथड 1 से मैं आपको बता रहा हूं जो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन हमें यहां पर पहले तो समझ में आना चाहिए प्रश्न आखिर बोलना क्या चाह रहा था, फिर मैं इसको मेथड 2 से बताऊंगा। तो देखिए अब मैं प्रायिकता निकाल रहा हूं, जब x बराबर 2 है अर्थात 2 सफलताएं हैं, तो 6c2 q की पावर 6 माइनस 2 p की पावर 2 ये आ जाएगा। अब p और q की वैल्यू चूंकि समान है, तो 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 6, तो ये आ जाएगा। अब यहां पर देखो 6c2 है और 6c2 आपके पास ये होता है 15 के बराबर। अब देखिए यहां पर मैंने x बराबर 0 निकालना भूल गया हूं, तो यहां पर मैं प्रायिकता निकाल लेता हूं, अर्थात जब x बराबर 0 मतलब कोई भी सफलता नहीं लगी हाथ, तो 6c0 q की पावर 6 माइनस 0 p की पावर 0 आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6c0 1 होता है गुणा 1/2 की पावर 6, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसी तरीके से x बराबर 3 के लिए प्रायिकता निकालेंगे हम, मतलब जब सफलताएं 3 हो, तो 6c3 q की पावर 6 माइनस 3 p की पावर 3। तो देखिए ये 1/2 की पावर 3 यहां से, 1/2 की पावर 3 यहां से, तो 1/2 की पावर 6 ये तो आपके पास यहां से आ गया। अब देखो 6c3 है, यदि आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 20 के बराबर आ जाता है। फिर देखते हैं जब x बराबर 4 है तब प्रायिकता कितनी होगी, तो देखिए 6c4 q की पावर 6 माइनस 4 p की पावर 4 ये आ जाएगा। 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4 अर्थात 1/2 की पावर 6, ये तो आपके पास ये आ गया। अब 6c4 बचा, इसको हल करेंगे तो ये आपके पास 15 के बराबर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हो सकता है 5 सफलताएं हाथ लगी हूं, अर्थात जब x का मान 5 है तब हम हल करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा 6c5 q की पावर 6 माइनस 5 और p की पावर 5। तो अगर आप गौर करेंगे, देखिए 1/2 की पावर 1 है ये, और ये 1/2 की पावर 5 है, तो 1/2 की पावर 6 ये तो आ गया आपके पास। 6c5 बचा, इसको हल करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। अब अंत में आते हैं, जब 6 जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था, जब n की वैल्यू 6 है तो मैक्सिमम x की वैल्यू भी 6 हो सकती है, मतलब सफलताएं अधिकतम 6 ही हो सकती हैं। तो x की वैल्यू 6 लगाई हमने, तो 6c6 q की पावर 6 माइनस 6 और p की पावर 6 ये आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो 6c6 होता है 1, ये हो गया 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 6 मिलकर ये 1/2 की पावर 6 आ जाएगा। तो आपने देखा x बराबर 6 तक आपने सभी मान निकाल लिया, अर्थात प्रायिकताएं निकाल ली, संगत प्रायिकता। अब x बराबर 7 तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है, बेसिकली सफलता की संख्या। तो 6 प्रयोगों में 7 सफलताएं तो कभी नहीं आ सकती थी, तो आपने ये सभी निकाल लिए। अब देखिए यहां पर सबसे अधिक वैल्यू आपके पास देखो 1/2 की पावर 6, तो सब में कॉमन आ रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि गुणा किसका सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आप देखोगे कि x बराबर 3 जो है, यहां पर देखो 20 लिखा हुआ है, मतलब ये 20 गुणा 1/2 की पावर 6 ये सभी में सबसे ज्यादा होगा। आप देखो क्योंकि 1/2 की पावर 6 सब में कॉमन है, बाकी देखिए 20 सबसे बड़ी वैल्यू है जिसका गुणा इसमें हो रहा है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रायिकता जब x बराबर 3 है, अर्थात सफलताओं की संख्या 3 है, तब सबसे ज्यादा है। तो यहां से आपको यही दर्शाना था। तो इस तरीके से आपका ये वाला भाग आसानी से हल हो चुका है। अब ये प्रश्न हल हो गया, लेकिन ये अभी एक मेथड से हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको दूसरे मेथड से भी हल करके दिखाएंगे। इस मेथड में जो पहला मेथड था हमने जो यूज किया, इसमें हमने कैलकुलेशन का यूज किया है, ताकि हमें समझ में तो आए कि आखिर प्रायिकता अधिकतम का मतलब क्या है। अब हम समझ लेते हैं कि इसको शॉर्ट मेथड से कैसे हल करेंगे। बिल्कुल सही मेथड है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड में हम द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे, जो हमने कक्षा 11 में सीखी थी। देखिए आपको पता है कि x बराबर कुछ भी होगा, मतलब मान लीजिएगा r सफलताओं की यदि मैं बात करूं, तो वो आपके पास प्रायिकता आएगी NCR q की पावर n माइनस r और p की पावर r, इसके बराबर आएगी। फिर देखिए यहां से हमें ये पता है कि देखो q की पावर और p की पावर ये सब मिलके तो 1/2 की पावर 6 हो गया था, तो बेसिकली n की वैल्यू 6c, तो 6c r q की पावर
n माइनस आर और p की पावर r ये जो थी, तो ये मैं आप बता देता हूं, यहां पर q की वैल्यू 1/2 थी, तो 1/2 की पावर बेसिकली n बनेगा, तो 1/2 की पावर 6 बन गया क्योंकि n की वैल्यू 6 थी। अब आपने देखा कि आपके पास जो सवाल था उसमें सफलताओं की संख्या ऑब्वियस सी बात है 0 से लेकर 6 तक जा सकती थी। 0 सफलताएं, 1 सफलताएं, कुछ इस तरीके से जाएंगी। मतलब एक तरीके से यहां पर r की वैल्यू चेंज होगी। कभी r की वैल्यू 0 पर भी आप चेक करोगे, 1 पर भी चेक करोगे, 2 पर भी चेक करोगे, जैसा कि हमने इस प्रश्न में ऊपर मेथड 1 में किया है। लेकिन मेथड 2 में हम प्रॉपर हर किसी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे द्विपद प्रमेय में जो हमने पढ़ा था। हमने सीखा था 6CR जब जब अधिकतम होगा तब तब स्वाभाविक सी बात है प्रायिकता अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि 1/2 की पावर 6 से 6 सब में कॉमन है ही। तो 6CR देखिए अधिकतम कब होता है उसको समझ लेते हैं। तो 6CR अधिकतम होना चाहिए तभी तो प्रायिकता अधिकतम होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं P अर्थात प्रायिकता अधिकतम होगी जब 6CR अधिकतम होगा। अब हमने द्विपद प्रमेय में पढ़ा था कि 6CR अधिकतम कब होता है, तो 6CR अधिकतम तब होता है जब R बराबर 6/2 अर्थात n का आधा हो जाए। तो यहां पर आपने देखा R बराबर 3 हो गया, क्योंकि 6 एक सम संख्या है इसलिए R बराबर 3 हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे R बराबर 3 अर्थात कैपिटल X बराबर 3 होने पर प्रायिकता अधिकतम होगी। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपको जो दर्शाना था वो यहां से आपने दर्शा दिया। अगर यहां पर ये 6 के बजाय कोई एक विषम संख्या होती तो आप क्या करते, 7 - 1/2 कर देते और एक बार आप करते 7 + 1/2, तो वहां पर दो पद आपके पास होते जहां पर प्रायिकता अधिकतम होगी। लेकिन चूंकि यहां पर 6 एक सम संख्या है तो केवल एक ही वैल्यू आएगी आर की जहां पर प्रायिकता अधिकतम हो जाएगी, और वो वैल्यू यहां पर देखिए 6/2 अर्थात 3 आई है। अर्थात जो आपको दर्शाने को बोला था वो आपके पास यहां पर सिद्ध हो चुका है। प्रश्न संख्या 9 पर अब हम आ जाते हैं। देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर हैं। तो आपको प्रायिकता बतानी है कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर देगा। तो पहले तो हम इस प्रश्न को थोड़ा भाषा में समझ लेते हैं। आपके पास 5 प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय मतलब जिसके बहुत ज्यादा विकल्प हो, मतलब एक से ज्यादा विकल्प हो, और आपको बोला गया 3 संभावित उत्तर हैं। तो जैसे आपके पास पहला प्रश्न होगा उसके 3 विकल्प दिए होंगे, विकल्प ए बी सी कुछ इस तरीके से दिए होंगे। दूसरे प्रश्न के भी आपके पास 3 विकल्प दिए होंगे ए बी सी, तो 3 संभावित उत्तर आपको समझ में आ गए। इसका मतलब 3-3 विकल्प दिए गए। हो सकता है ए भी सही हो जाए, हो सकता है बी भी हो जाए, हो सकता है सी भी हो जाए। फिर आपको आगे बोला गया कि एक विद्यार्थी अनुमान लगाकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। तो हो सकता है उस विद्यार्थी के 0 उत्तर सही हो जाए, हो सकता है 0 एक प्रश्न सही हो जाए, हो सकता है 2 प्रश्न सही हो जाए, हो सकता है 3 सही हो जाए, हो सकता है 4 हो जाए, और हो सकता है 5 के 5 सही हो जाए। क्योंकि 5 ही प्रश्न है तो अधिकतम 5 ही सही हो सकते हैं। लेकिन आपको बोला गया है कि आपको उस बात की प्रायिकता निकालनी है कि उसके 4 या अधिक प्रश्न सही हो जाए। अधिक, 4 या अधिक का मतलब क्या हुआ, 4 से अधिक मतलब 5। तो आपको बेसिकली प्रायिकता निकालनी है जब उस विद्यार्थी के या तो 4 प्रश्न सही हो जाएं या 5 प्रश्न सही हो जाएं। तो यहां पर देखिए आपके पास n जो होगा, मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उस विद्यार्थी ने, वो बेसिकली 5 है। अब कैसे है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर 5 प्रश्न है, वो पांचों प्रश्न में यहां पर अनुमान लगा रहा है, अर्थात 5 बार एक तरीके से प्रयोग कर रहा है हर बार। तो n 5 हो गया यहां पर। अब यहां पर देखिए है तो एक ही सही उत्तर होगा, लेकिन विकल्प 3 है, उत्तर तो लेकिन सही एक ही होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सफलता किसको मानते हैं। जैसे मैं सफलता मान लेता हूं कि सही उत्तर होने को, सही उत्तर देने को मैं सफलता मान लेता हूं। तो सोचिए कि सफलता की प्रायिकता, मतलब एक सफलता की प्रायिकता क्या होगी, मतलब एक सही उत्तर देने की प्रायिकता। तो हर प्रश्न में देखिए 3 विकल्प हैं लेकिन एक ही तो विकल्प सही होगा, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/3। तो अब यहां पर जो Q होगा वो हमने आपको बताया था 1 - P के बराबर होता है, अर्थात 1 - 1/3। जब आप हल करोगे तो Q का मान आपके पास 2/3 हो जाएगा। तो P का मान आ गया आपके पास और Q का मान आ गया आपके पास। अब यहां पर आप देखिए कि आपको बोला गया है कि या तो 4 या 5 प्रश्नों के सही उत्तर हो। तो अब हम देखिए अभीष्ट प्रायिकता निकाल रहे हैं।
अभीष्ट प्रायिकता मतलब ठीक 4 सही उत्तर हो, या मतलब हमने प्लस कर दिया ठीक 5 सही उत्तर आपके पास होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ ठीक सही 4 उत्तर हो, अर्थात r बराबर आप 4 लगाओगे और यहां पर r बराबर आप 5 लगाओगे। चलिए फॉर्मूला अपने पास होता है प्रायिकता का, मैं एक बार लिख भी देता हूं, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, ये होता है। तो यहां पर मैं वैल्यू लगाता हूं, देखिए एन तो फिक्स है, 5 प्रश्न थे तो मतलब 5 बार प्रयोग किया था, तो 5 सी, आर की वैल्यू 4, क्यू की पावर एन माइनस 4 और पी की पावर 4 हो गया, प्लस यहां पर आ जाएगा एन सी 5 क्यू की पावर एन माइनस, देखिए एन की वैल्यू तो 5 ही है तो ये मैं 5 लगा देता हूं, बार बार एन नहीं लिखते हैं हम, सीधे 5 लगा देते हैं एक बार में वैल्यू एन की। तो ये हो गया 5 माइनस 5 और पी की पावर 5, ये आ गया आपके पास। अब यहां पर मैं क्यू और पी के मान लगा देता हूं, तो देखो 5 सी 4 आपके पास 5 हो गया, क्यू की वैल्यू है आपके पास 2/3, 2/3 की पावर 5 माइनस 4 करोगे तो 1 आएगा, तो पावर 1 हो गई, और पी की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 की पावर 4 हो गया, प्लस ये देखो एन सी 5 की बजाय ये बेसिकली एन की वैल्यू तो 5 है, तो 5 सी 5 हुआ तो ये 1 हो गया, गुणा क्यू की वैल्यू है आपके पास 2/3, उसकी पावर देखिए 5 माइनस 5 जीरो होता है तो पावर 0 हो गई, गुणा पी है आपके पास 1/3 तो उसकी पावर आपने 5 कर दी। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये सही होने पर आ जाएगा, मतलब आप यदि इसकी गणना करोगे तो 5 और देखिए ये 1/3 आएगा यहां पर आपके पास, तो देखो 3 यदि हर में देखूंगा तो यहां पर पावर 1 है और यहां पर हर की पावर देख रहा हूं, मतलब 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 5, ये हर में हर किसी में कॉमन आएगा। तो देखिए यहां पर आपके पास बचा है 5 गुणा 2 की पावर 1 गुणा 1 की पावर 4, प्लस देखिए 3 की पावर 5 यहां आ गया, यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, तो आपके पास बचा है 1 गुणा 1 गुणा 1, क्योंकि 2 की पावर भी 0 1 ही होता है, तो आपके पास ये बचा है। तो अगर आप देखोगे यहां से तो ये आ गया 1/3 की पावर 5, ये होता है 3 की पावर 5 मतलब 243, तो ये हर में आपने लिख दिया। अब देखो 2 की पावर 1 होता है 2, मतलब 5 दूनी 10 और 1 की पावर 4 1 ही होगा, मतलब 10, तो ये हो गया आपके पास, प्लस ये 1 आ गया गुणा करके, तो ये आपके पास प्लस 1 आपने लिख दिया। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ये हो जाएगा 11/243, और यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात उस विद्यार्थी के 4 या 5 प्रश्न सही करने की प्रायिकता 11/243 हो जाएगी। आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 को पढ़ेंगे। एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह न्यूनतम एक बार, तथ्यतः एक बार, न्यूनतम 2 बार इनाम जीत लेगा। तो आप देख रहे हैं आपके पास 3 भाग हैं, हम एक एक करके प्रत्येक भाग को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉमन बात जो होंगी प्रत्येक प्रश्न के लिए, मतलब प्रत्येक भाग के लिए, उसको लिख लेते हैं। देखिए आपके पास यहां पर 50 टिकट हैं लॉटरी के, तो स्वाभाविक सी बात है आप 50 टिकट 50 बार एक तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, हर टिकट का एक अलग प्रयोग होगा कि आप जीत रहे हैं हार रहे हैं, इसी तरीके से दूसरी टिकट के लिए भी एक अलग प्रयोग होगा वो, तो n जो हो गया वो आपके पास 50 हो गया। अब बात आती है कि सफलता आप किसको मानेंगे, तो देखिए अगर आप सफलता जीतने को मानते हैं तो उसको मान लीजिएगा, अगर आप हारने को मानते हैं तो उसको मान लीजिएगा, पूरा आप पर निर्भर करता है ये। तो जहां पर देखिए मैं सफलता जो मानता हूं वो मान लेता हूं जीतने को, क्योंकि देखिए जीतने की प्रायिकता आपको दी हुई है और बात जो हो रही है वो जीतने के लिए ही हो रही है, इसलिए मैंने इसको मान लिया। लेकिन अगर आप बाई चांस मानते हैं कि नहीं हम तो हारने को सफलता मानेंगे अपनी, इस मतलब प्रश्न की सफलता, तो आप उस तरीके से भी करेंगे तो उत्तर आपका बिल्कुल सही ही आएगा। तो सफलता यहां पर मैंने लेकिन मान ली इनाम जीतना, तो स्वाभाविक सी बात है सफलता यदि मैंने इनाम जीतना मान ली तो पी मतलब जो स्मॉल पी होगा वो इनाम जीतने की प्रायिकता होगी। तो एक टिकट के जीतने की प्रायिकता है 1/100, तो पी का मान 1/100 हो गया। तो अब मैं क्यू का मान निकालूंगा, तो देखिए क्यू बराबर आपके पास होता था 1 माइनस पी, अर्थात 1 माइनस 1/100, तो क्यू का मान आपके पास 99/100 आ जाएगा। तो क्यू का मान आपने निकाल लिया, पी का मान आपने निकाल लिया। अब हम देखिए एक एक करके सभी भागों को हल करेंगे, क्योंकि ये वाली बातें तो हर किसी भाग के लिए कॉमन ही रहेंगी।
पहले वाले में बोला गया है न्यूनतम एक बार इनाम जीत लेगा। देखिए न्यूनतम एक बार इनाम जीत लेगा तो उसकी प्रायिकता में अगर अभीष्ट प्रायिकता लिखूं तो यहां पर देखिए न्यूनतम एक बार इनाम जीते, इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम एक बार जीते। तो बताया कि कम से कम या अधिकतम जब भी आएगा तो आप उसको एग्जैक्ट अर्थात ठीक में बदल लोगे। मतलब कम से कम एक बार का मतलब हुआ कि वो या तो एक बार इनाम जीते या 2 बार जीते या 3 बार जीते या 4 बार जीते या 5 बार जीते, से लेकर कहां तक जाएंगे हम 50 बार, क्योंकि हमारे पास 50 टिकटें हैं तो 50 बार ही तो इनाम जीत सकता था मैक्सिमम वो। तो आपके पास आ गया न्यूनतम एक बार मतलब ठीक एक बार इनाम जीते, या मतलब प्लस कर दिया ठीक 2 बार, या मतलब दोबारा प्लस कर दिया ठीक 3 बार, और इस तरीके से आप जाएंगे ठीक 50 बार तक, क्योंकि आपके पास 50 ही एक्सपेरिमेंट है, मतलब 50 बार ही तो जीत सकता था वो। तो आपने यहां तक लिखा। अब देखिए खुद सोचिएगा कि अगर मैं यहां पर इनको सॉल्व करने लग गया तो मेरे पास ऐसे 50 अवयव हैं, ये देख सकते हैं आप, तो मेरे को काफी टाइम लगेगा और गणना काफी ज्यादा हो जाएगी। तो आप ये तो समझ पा रहे हैं कि आर बराबर यहां पर 1 आएगा, क्योंकि इनाम जीतने को मैंने सक्सेस माना है, तो मतलब सफलता माना है, तो एक बार इनाम जीत रहे मतलब आर बराबर 1। यहां आर बराबर 2 लगाकर सॉल्व करूंगा, इसे आर बराबर 3, आर बराबर 4, आर बराबर 5 से लेकर आर बराबर 50 तक ऐसे मुझे लगाना पड़ेगा। अब लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरे तरीके से सोचें तो आपको पता है कि आर बराबर 0 से लेकर 50 तक होता है कहीं भी, लेकिन 1 से लेकर 50 तक तो इस प्रश्न में दिया हुआ है पहले वाले भाग में। तो आप एक में से वो वाले भाग घटा दीजिए जब एक भी बार वो नहीं जीत रहा है, तो ठीक 0 बार इनाम जीतने को आप यहां पर एक में से घटा देंगे, तो आपके पास ये पूरा वही बेसिकली आंसर आएगा जो यहां पर ऊपर लिखा हुआ है। तो बस लिखने का तरीका मतलब सोचने का तरीका हमारा बस अलग रहा। यहां पर बेसिकली आप आर बराबर 0 वाले को एक में से घटा देंगे। तो देखिए अब आर की वैल्यू 0 लगाएंगे तो 1 माइनस यह आ जाएगा 50C0 क्यू की पावर n मतलब 50 माइनस आर मतलब 0 और p की पावर 0, ये आपके पास आ गया। अब यहां से आप देख सकते हो q है आपके पास 99/100 और p है 1/100, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 50C0 1 होता है, q की पावर 50 हो जाएगा मतलब 99/100 की पावर 50 और p की पावर 0 मतलब ये तो एक ही रहेगा, तो बेसिकली आपके पास ये आ जाएगा। तो यही आपके पास पहले वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि तथ्यतः एक बार जीते। तथ्यता का मतलब हो गया एग्जैक्ट, तथ्यतः मतलब होता है बिल्कुल तथ्य के साथ, ना एक से कम ना एक से ज्यादा बार। तो यहां पर देखिए मैं दूसरे वाले भाग को हल करता हूं, तो उसमें तथ्यतः एक बार लिखा हुआ है मतलब ठीक एक बार इनाम जीतेगा वो, मतलब आप आर की वैल्यू 1 लगाएंगे तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता आपके पास हो जाएगी 50C1 क्यू की पावर 50 माइनस 1 और p की पावर 1, ये आपके पास हो जाएगा। तो अब मान लगाएंगे यहां पर हम 50C1 होता है 50 के बराबर, q की पावर 49 हो गया और q है आपके पास 99/100, तो 99/100 की पावर 49 हो गया आपके पास। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये p की पावर 1 है और p था आपके पास 1/100, तो 1/100 की पावर 1 मतलब 1/100 ही आ गया। अब यदि आप देखेंगे तो 50 से 100 ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 99/100 की पावर 49, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा दूसरे वाले भाग का। यहां पर बस एक बात ये गौर करनी है कि ऐसा ना सोचें कि हम इनका पूरा मान देंगे, क्योंकि पूरा मान यदि आप सॉल्व करने बैठेंगे तो ये काफी जटिल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए 99/100 इसकी पावर 49 करोगे तो बहुत लंबी जाएगी मतलब गणना में, तो आप केवल इतना ही उत्तर अपना छोड़ सकते हैं। अब देखिए हम तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं जो कि इस प्रश्न का सबसे अंतिम भाग भी है। इस पहले भाग में आपको बोला गया है कि न्यूनतम 2 बार इनाम जीतेगा, तो न्यूनतम 2 बार का मतलब क्या हुआ उसको हम यहां पर पहले लिख देते हैं। तो देखिए तीसरे वाले भाग में अभीष्ट प्रायिकता, न्यूनतम 2 बार इनाम जीते मतलब कम से कम 2 बार इनाम जीते। इसका अर्थ यह हुआ कि वो या तो 2 बार जीते या 3 जीते या 4 बार जीते से लेकर 50 बार जीते। तो पहले मैं एग्जैक्ट में बना लेता हूं, ठीक 2 बार प्लस ठीक 3 बार इनाम जीते से लेकर और मैं जाऊंगा ठीक 50 बार तक, क्योंकि 3 4 5 ऐसे करके जाएंगे, इतनी बार जीत जाए और अंत में जाएंगे ठीक 50 बार इनाम जीते, क्योंकि ये भी तो हमें चाहिए होगा न्यूनतम 2 बार में।
अब आप खुद सोचिएगा, ये गणना करने में आपके पास ये 49 टर्म्स हैं, तो यहां पर आपके पास बहुत मेहनत लगेगी। मतलब r बराबर 2 लगाना पड़ेगा, r बराबर 3 लगाना पड़ेगा, और यहां r बराबर 50 तक आप जाओगे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यदि एक में से r बराबर 0 और r बराबर 1 वाले पद घटा दें तो यही आ जाएगा। r बराबर 0 का मतलब होता है ठीक 0 बार इनाम जीते, और r बराबर 1 का मतलब होता है ठीक 1 बार इनाम जीते, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो बस अब मैं क्या करूंगा कि यहां पर r की वैल्यू 0 लगाऊंगा और इसको सॉल्व करने के लिए r की वैल्यू 1 लगाऊंगा। तो 1 माइनस ये आ जाएगा, देखो 50c0 q की पावर 50 माइनस 0 और p की पावर 0, प्लस ये देखिए आ जाएगा 50c1 q की पावर 50 माइनस 1 और p की पावर 1, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर आप एक बात पर ये गौर करें बस कि ऐसा बार बार कैलकुलेशन ना करें, तो एक बार देख लें कि कहीं आपने, देखो तथ्यता एक बार मतलब r बराबर 1 पर आप पहली वैल्यू निकाल चुके हैं, और आपने देखो r बराबर 0 पर एक बार ये वैल्यू निकाली थी। तो अब बेसिकली आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे यही मान लिख दीजिएगा। तो देखिए r बराबर 0 पर है 99/100 की घात 50, तो ये आ जाएगा 1 माइनस r बराबर 0 पर 99/100 की घात 50 आपके पास आ गया, प्लस r बराबर 1 पर देखिए हमने यहां पर निकाला है, तो ये आया है 1/2 99/100 की घात 49, तो हमने यहां पर ये लिख दिया। तो देखो अगर आप इसको थोड़ा सरल करना चाहते हैं तो सरल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। जैसे अगर आप सरल कर सकते हैं तो बिल्कुल सरल करें, क्योंकि सरल प्रश्न यदि होगा मतलब उत्तर सरलतम रूप में लिखा होगा तो चांसेस है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अंक ग्रहण करने में। तो देखिए 99/100 की घात 49 हर जगह कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया 99/100 की घात 49 ये कॉमन ले लिया इन दोनों पदों में से, तो आपके पास आ जाएगा 99/100, क्योंकि घात 50 थी तो एक बार रह जाएगा 99/100, और ये हो जाएगा 1/2। तो अगर मैं यहाँ पर देखो लासापा तो 100 बनाऊंगा तो यहाँ पर मुझे 50 का गुणा करना पड़ेगा, तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 99/100 की घात 49, और देखो 50 का गुणा करना पड़ेगा तो 99 प्लस 50 आपके पास 149 आ जाएगा, तो 149/100 आपके पास बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास सरलतम रूप में आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो प्रश्न संख्या 11 की तरफ हम आ जाते हैं। आपको यहां पर देखिए बोला गया है कि एक पासे को 7 बार उछालने पर तथ्यतः 2 बार 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सफलता आपके ऊपर निर्भर करता है, मैं बार बार ये वाली बात बोल रहा हूं, लेकिन कोशिश करिएगा जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी को सफलता मान लीजिएगा, ताकि आपको बार बार कंफ्यूजन भी बिल्कुल ना हो। जैसे यहां पर देखिए मैं सफलता मान लेता हूं कि 5 आना, पासे पर 5 आना हमने सफलता मान लिया। तो यहां पर अब देखो मैं स्मॉल पी निकालूंगा, मतलब सफलता की प्रायिकता, तो एक पासे को उछालने पर 5 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी, क्योंकि पासे पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता था, लेकिन 5 आने की प्रायिकता चूंकि 5 एक बार है तो 1/6 हो गई, क्योंकि टोटल 6 व्यवहार है इसके प्रतिदर्श समष्टि में। तो Q अब हम निकालेंगे तो वो हमने आपको बताया था 1 माइनस पी के बराबर होता है, अर्थात 1 माइनस 1/6, तो Q का मान आपके पास 5/6 आ जाएगा। तो आपने P और Q तो निकाल लिए। अब यहां पर आप देखो बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, अर्थात क्योंकि आप पासा उछाल रहे हैं तो हर बार पासा उछालना भी तो एक प्रयोग ही हुआ, तो आपके पास n यहां पर देखिए 7 हो जाएगा। अब बोला गया है तथ्यतः 2 बार 5 आना है, मतलब तथ्यता का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं कि एग्जैक्ट 5 2 बार ही आना चाहिए, मतलब ना तो 2 बार से ज्यादा आना चाहिए ना ही 2 बार से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से यहां पर आप देखो अभीष्ट प्रायिकता आपके पास क्या होगी, आप r का मान 2 लगा दोगे, क्योंकि आपको एग्जैक्ट 2 बार चाहिए, तो मैं लिख देता हूं ठीक 2 बार 5 आना, अर्थात r का मान 2 आप लगाओगे यहां पर, तो आपके पास देखिए हो जाएगा 7c2 q की पावर 7 माइनस 2 और p की पावर 2। अब वैल्यू लगा देते हैं, तो देखिए 7c2 यदि आप करेंगे तो ये आपके पास 21 के बराबर आ जाएगा, आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। NCR का मैं आपको फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं हम कक्षा 11 में,
n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये आपने पढ़ा ही था, तो ये यूज करके आप लगा सकते हैं 7c2। अब देखो q की पावर 5 हो जाएगा और q है आपके पास 5/6, तो 5/6 की पावर 5 कर दिया, और p की पावर 2 है और p है आपके पास 1/6, तो 1/6 की पावर 2 आपके पास हो जाएगा यहां से। तो अगर आप देखोगे इसे थोड़ा सरल करें तो ये आ जाएगा 21 गुणा, अब देखिए 5 की पावर 5 यदि आप करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए 21 गुणा 5/6 की पावर 5 आपने कर दिया, और ये 1/6 की पावर 2 है, तो 1/36 कर सकता था मैं, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यदि मैं इसे 3 से कैंसिल कर दूं तो देखो ये 7 बार कैंसिल हो गया और ये 12 बार कैंसिल हो गया, तो ये अब आपके पास हो जाएगा 7/12 गुणा 5/6 की पावर 5। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 11 हल हो जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 12 को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो आपको सफलता मान लेनी है, यहां पर 6 आना है। आपने मान लिया सफलता कि 6 आना पासे पर एक सफलता है हमारे लिए, तो जो प्रायिकता P हम निकालते थे वो हो जाएगी 1/6, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने 6 आने को सफलता मानी है, तो 6 आने की प्रायिकता बेसिकली आप निकाल रहे हैं, तो वो 1/6 हो गई। तो Q हो जाएगा आपके पास 1 माइनस P, अर्थात 1 माइनस 1/6, तो Q का मान 5/6 आपके पास हो जाएगा। आपने P और Q निकाल लिया। अब आप देखो कि आपने पासा 6 बार उछाला है, मतलब आपने बेसिकली 6 बार एक प्रयोग किया है, कि आप पहली बार पासा उछालेंगे तब भी तो एक वो प्रयोग है, क्योंकि उसमें 6 आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि n 6 है। अब आपको बोला गया है कि अधिकतम 2 बार 6 आना है, तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता आपके पास क्या होगी। हमने आपको बताया था कि अधिकतम और न्यूनतम जब भी आए तो आप उसको एग्जैक्ट अर्थात ठीक में बदल लो, मतलब अधिकतम 2 बार 6 आना अर्थात कम 0 बार 6 आना, 1 बार 6 आ जाए या 2 बार 6 आ जाए, क्योंकि अधिकतम में तो 2 बार तक ही आप जाओगे, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते। तो आप यहां पर लिख सकते हो ठीक 0 बार 6 आ जाए, या मतलब प्लस कर देंगे ठीक 1 बार 6 आ जाए, या ठीक 2 बार 6 आ जाए। तो यही 3 केस आपके पास बन सकते हैं। अब आपने देखो 6 आना एक सफलता मान लिया है, तो 0 बार 6 आया मतलब r बराबर 0, मतलब क्योंकि 0 सफलताएं हो गई। ठीक 1 बार 6 आया मतलब एक सफलता हो गई, अर्थात r का मान 1, और ठीक 2 बार 6 आया मतलब r का मान 2 लगा दोगे आप। अब आप मान लगा दीजिएगा यहां पर, तो देखिए आपके पास हो जाएगा NCR मतलब 6C0, Q की पावर n माइनस आर मतलब 6 माइनस 0, और P की पावर r अर्थात P की पावर 0। फिर देखिए प्लस 6CR मतलब 1 हो गया यहां पर r की वैल्यू, यह आ जाएगा Q की पावर 6 माइनस 1 और P की पावर 1, प्लस 6C2 Q की पावर आपके पास 6 माइनस 2 और P की पावर 2 आ जाएगा आपके पास। तो यहां से अब आप गणना करेंगे, तो देखिए 6C0 आपके पास 1 ही होता है, तो 1, तो ये हो गया। Q की पावर 6 बचा और Q है 5/6, तो 5/6 की पावर 6 बचा, और P की पावर 0 तो ये तो बेसिकली 1 ही रहेगा, प्लस 6C1 ये आपके पास देखो 6 के बराबर होता है। Q की पावर 5 है, Q है 5/6, तो 5/6 की पावर 5 हो गया, और P है आपके पास 1/6, तो 1/6 की पावर 1 मतलब 1/6 आपने यहां से लिख दिया, प्लस 6C2 यदि आप करेंगे तो आपके पास ये 15 के बराबर हो गया। अब देखो Q की पावर 4 है मतलब 5/6 की पावर 4 हो गया, और P का स्क्वायर है मतलब 1/6 का स्क्वायर करोगे आप। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहां पर 5/6 की पावर 4 हर किसी में कॉमन आपके पास आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 5/4 6 की पावर 4 यहां पर भी होगा, एक यहां पर भी आया होगा और यहां पर तो है ही। तो अगर हम यहां से देखें तो देखो 5/6 का स्क्वायर बचा मतलब 25/36 बचा, प्लस यहां पर देखिए 5/6 की पावर 4 कॉमन आया, तो 6 गुणा 5/6 एक बार बचा, गुणा 1/6 आपके पास ये चल रहा है, प्लस 15 गुणा यहां पर देखिए 1/36 आपके पास ये आ गया। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि स्वाभाविक सी बात है, जब हम इसको सरल करेंगे तो हमें लासापा 36 चाहिए ही होगा। तो अगर आप देखो यहां पर कैंसिल कर दोगे अभी, तो फिर बाद में आपको लासापा 36 बनाना होगा, इसलिए मैं अभी कैंसिल नहीं कर रहा हूं कहीं भी। तो देखो ये आ जाएगा 5/6 की पावर 4। अब देखो
आपके पास हो जाएगा 1/36, तो देखो कॉमन सब में आ रहा है, तो आपने 1/36 कॉमन ले लिया। कोष्टक में देखिए 25 बचा, प्लस देखिए 6 गुणा 5 अर्थात 30 बचा है, प्लस ये आपके पास 15 बचा है। तो अब देखो आपके पास ये हो जाएगा 25 प्लस 30 55, और 55 और 15 आपके पास 70 हो गया। तो 70/36 और ये आ गया 5/6 की पावर 4। तो बस अब आप थोड़ा सा सरल इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसको यहां पर 2 से कैंसिल कर दें तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, 2 से कैंसिल किया तो 35 और ये आ गया 18। तो ये आपके पास हो जाएगा 35/18 गुणा 5/6 की पावर 4। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में आपको बोला गया है कि यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% खराब हैं। तो आपको प्रायिकता बतानी है कि इस प्रकार की जो 12 वस्तुएं हैं उनके यादृच्छिक प्रतिदर्श में से 9 खराब हों। तो देखिए आपको बोला गया है कि कुछ विशेष प्रकार की वस्तुएं हैं, तो उनमें से अगर आप देखोगे तो 10% वस्तुएं खराब हो रही हैं। तो मैं यहां पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 12 वस्तुएं हैं आपके पास इस तरीके की, मतलब 12 वस्तुओं का प्रतिदर्श है, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं 12 वस्तुओं का एक ढेर है। तो आपको बोला गया है उनमें से 9 खराब हैं, इस बात की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पर आप देखो खराब आपको बोला गया है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 9 खराब हो। तो खराब होने को यहां पर मैं सफलता मान लेता हूं। तो सफलता यहां पर मैंने मान लिया कि वस्तु का खराब होना। तो यहां पर देखो जब आपने ये सफलता मान लिया तो आप इसी के संगत प्रायिकता निकालोगे, अर्थात एक वस्तु के खराब होने की प्रायिकता। तो देखो 10% वस्तुएं खराब आ रही हैं, इसका मतलब प्रायिकता निकालोगे तो 10/100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में दिया है इसलिए। तो आपने 100 से भाग कर दिया, तो ये आपके पास देखो 1/10 के बराबर हो जाएगा। पी का मान आपने निकाल लिया। अब क्यू का मान निकालते हैं। क्यू हमारे पास होता था 1 माइनस पी के बराबर, 1 माइनस 1/10 अर्थात 9/10 आपके पास हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि आपके पास जो लॉट है अर्थात जो ढेर है उसमें तो 12 वस्तुएं हैं, तो n का मान आपके पास 12 हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा उसको समझ लेते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिएगा हर वस्तु को ही तो आप चेक कर रहे हो। 12 वस्तुएं आपके पास, एक एक करके जब सब वस्तुओं को चेक करेंगे तो बेसिकली आपके पास 12 प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि पहली वस्तु को चेक किया कि खराब है या सही है, एक प्रयोग, दूसरी वस्तु को चेक किया तो दूसरा प्रयोग, तो इसी तरीके से 12 वस्तुओं को चेक कर रहे हैं। तो 12 प्रयोग कर रहे हैं, मतलब n का मान 12 हो गया। फिर बोला गया है कि 9 खराब होनी चाहिए, मतलब ठीक 9 खराब होनी चाहिए, ना 9 से ज्यादा ना 9 से कम। तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता अब हम यहां पर निकालेंगे। आपको बोला गया है कि 9 वस्तुएं खराब हों, तो 9 खराब वस्तुएं आपने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब हुआ कि आपने सफलता खराब वस्तु होने को माना था, मतलब आर का मान अब आप 9 लगा देंगे। तो अब हम देखिए फॉर्मूले में सब कुछ लगाएंगे, एन आर पी और क्यू के मान। तो देखो अपने पास आ जाएगा एन सी आर मतलब 12C9, क्यू की पावर n माइनस आर मतलब 12 माइनस 9, और p की पावर r मतलब 9। ये आपके पास आ गया। तो अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करो तो 12C9 दिया है, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 12 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल गुणा 12 माइनस 9 फैक्टोरियल गुणा q की पावर देखो 3 बचा है और q है आपके पास 9/10, तो आपने लिख दिया 9/10 की पावर 3 गुणा p की पावर 9 है और p देखिए 1/10 है, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/10 की पावर 9। अब यदि आप देखोगे यहां से तो 12 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल चल ही रहा है, और देखो 12 माइनस 9 फैक्टोरियल है अर्थात 3 फैक्टोरियल हो गया। तो 3 फैक्टोरियल को आपने 3 गुणा 2 गुणा 1 करके लिख दिया गुणा देखो 9/10 की घात 3 है, तो आप इसको ऐसे रहने दीजिएगा, और ये 1/10 की घात 9 आपके पास यहां से हो गया। फिर आप देखिए यहां से 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 12 4 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये देखिए आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि 2 गुणा 11 मतलब 22 गुणा 10 गुणा देखो 9/10 की घात 3 था, तो मैं इसे लिख सकता हूं 729/1000, क्योंकि 9 का क्यूब 729 हो गया और 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। 1/10 की घात 9 ये आपके पास चल ही रहा है। तो अगर आप देखो तो
इस 10 के एक जीरो से एक जीरो यहां पर कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और 2 से अगर आपने कैंसिल किया तो 11 बार, और ये 50 बार कैंसिल आपके पास हो गया। तो 11 गुणा 729 आपके पास बचा है। तो आप यहां से देखो 11 गुणा 729 कर लीजिएगा। तो ये आपके पास देखिए हो जाएगा 11 99 1 और ये 80, अर्थात 8019 बटे 50, और इधर कोष्टक में 1 बटे 10 की घात 9 आपके पास चल ही रहा होगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 की ओर आ जाते हैं। एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं, जिसमें से 10 त्रुटियुक्त हैं, मतलब 10 बल्ब एक तरीके से खराब हैं। फिर बोला गया है कि 5 बल्ब के नमूने में से किसी भी बल्ब के त्रुटियुक्त ना होने की प्रायिकता क्या होगी। और देखो आपको यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो यहां पर देखिए आपको 100 बल्ब बोले गए हैं और 5 बल्ब का नमूना बोला गया है, ध्यान रखें। तो आप बेसिकली 5 बल्बों को ही तो चेक करेंगे, तो आपके पास जो प्रयोग हैं वो 5 हो जाएंगे, मतलब n का मान 5 हो गया। अब बात करते हैं कि आखिर p q ये सब क्या होंगे। तो अब यहां पर आप देखो जो आपने सफलता मानी है वो मतलब वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं यहां पर देखो सफलता क्या मान लेता हूं, सफलता यदि मैं मान लेता हूं यहां पर कि बल्ब का त्रुटियुक्त ना होना, तो बल्ब का त्रुटियुक्त न होना, ध्यान रखें मैंने न होना को सफलता माना है, आप त्रुटियुक्त होने को भी सफलता मान सकते हैं, उत्तर हमेशा समान ही आएगा। मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा दूसरे मेथड से, तो इसलिए मैंने मेथड 1 लिख देता हूं। चलिए मेथड 1 से मेथड 2 में हम उसको मान लेते हैं बल्ब का त्रुटियुक्त होना सफलता मानेंगे। तो अभी इससे मेथड 1 को कर रहे हैं। तो अगर आप P निकालेंगे, मतलब सफलता की जो प्रायिकता होती है, P हो जाएगा अब आपके पास त्रुटियुक्त ना होने की प्रायिकता। चूंकि आपके पास 10 त्रुटियुक्त बल्ब है, मतलब त्रुटियुक्त बल्ब जो नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है 90 हो जाएंगे, 90 बल्ब सही हो जाएंगे, तो प्रायिकता हो जाएगी अब सही होने की, मतलब त्रुटियुक्त ना होने की प्रायिकता 90/100 अर्थात 9/10। तो देखिए अब आप क्यू निकालोगे तो आ जाएगा 1 माइनस पी, अर्थात 1 माइनस 9/10, तो ये 1/10 के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब हम प्रश्न पर आते हैं। तो उसमें बोला गया त्रुटियुक्त नहीं होना चाहिए कोई भी बल्ब। तो देखिए अभीष्ट प्रायिकता, कोई भी बल्ब त्रुटियुक्त नहीं होना चाहिए, और आपने त्रुटियुक्त ना होने को ही क्या माना है कि आपके पास सफलता माना है। त्रुटियुक्त कोई नहीं होना चाहिए मतलब सभी बल्ब सही होने चाहिए, मतलब सफलता सभी के सभी की सफलता होनी चाहिए। तो अब आप R का मान यहां पर 5 लगा देंगे बेसिकली। तो यहां पर आप R का मान 5 लगा दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा 5C5 P अर्थात 9/10 की पावर 5, और Q अर्थात सॉरी यहां पर Q की पावर n-R होता था, तो आ जाएगा Q मतलब 1/10 की घात 5 - 5, और फिर आता था P की घात R मतलब 9/10 की घात 5 आपके पास ये आ जाएगा। अब आप इसको सरल कर लेंगे, तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 5C5 1 होता है, 1/10 की घात 0 हुआ, तो ये आ गया 9/10 की घात 5, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये तो मेरे पास मेथड 1 रहा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेथड 2 से, अर्थात यदि कोई विद्यार्थी त्रुटि युक्त बल्ब होने को सफलता मान ले तब क्या होता। तो देखिए n तो सेम ही रहेगा 5, लेकिन अब आपने सफलता मान लिया है त्रुटियुक्त होना, बल्ब का खराब होना आपने सफलता मान लिया। तो अब देखो सफलता की प्रायिकता मतलब P, हम P उसी को मानते थे जो हमने सफलता माना है। तो 10 बल्ब त्रुटियुक्त थे, मतलब उसकी प्रायिकता हो जाएगी एक बल्ब के त्रुटियुक्त होने की 10/100 अर्थात 1/10। तो देखिए Q आपके पास हो जाएगा 1 माइनस P अर्थात 1 माइनस 1/10, Q का मान 9/10 आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर हम अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता देखिए, अब यहां पर आपको बोला गया कि एक भी बल्ब त्रुटियुक्त नहीं है, मतलब 0 बल्ब खराब है, और आपने त्रुटियुक्त होने को सही मान लिया है, सफलता माना है, मतलब 0 बल्ब खराब है, मतलब R बल्ब त्रुटियुक्त है, तो R वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगा 5C0। अब देखो Q की पावर n-R करते थे, मतलब 5 - 0 करूंगा तो 9/10 की पावर 5 - 0 आ गया, और यहां पर मैं P की पावर 0 करूंगा तो P आपके पास है 1/10, उसकी पावर 0 आपने यहां से कर दी।
तो अभी देखो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास 5c0, तो ये बेसिकली 1 हो गया। अब 9/10 की पावर 5 ये आपके पास बचा है और ये वैल्यू देखो पावर 0 तो ये 1 ही हो गया। तो इस तरीके से यहां पर आप देख रहे हो ये आ गया। तो आपने देखा कि चाहे मैं किसी भी मेथड से करूं आंसर हमारे पास सही होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें जो आप सक्सेस मानते हैं वो किसको मानना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सोचना पड़ेगा। अब देखो आपको तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो इस तरीके से जो ऑप्शन सी है वो यहां पर देखो सही हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 13.5 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। बोला गया है कि एक छात्र की तैराक ना होने की प्रायिकता 1/5 है, तब 5 छात्रों में से 4 छात्रों के तैराक होने की क्या प्रायिकता होगी। और देखिए आपके पास यहां पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प आपको चुनना है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास आप सफलता किसको मान रहे हैं। देखिए सफलता उसी को मान लीजिएगा जो प्रश्न में अंत में दिया हुआ है। तो तैराक होने को सफलता मान लीजिएगा क्योंकि 4 छात्रों के तैराक होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो सफलता आपने मान ली तैराक होना। अब चूंकि आपने इसको सफलता मान लिया तो जो आप स्मॉल p निकालते थे अर्थात सफलता की प्रायिकता होती थी, तो एक छात्र के तैराक होने की प्रायिकता फिर क्या हो जाएगी। चूंकि देखो ना होने की प्रायिकता 1/5 है तो छात्र के तैराक होने की प्रायिकता 1 - 1/5 अर्थात 4/5 हो जाएगी। अब हम q निकालेंगे तो q आपके पास 1 - p आता था अर्थात 1 - 4/5 मतलब 1/5। और आप इस तरीके से 1 में से ना घटाकर खुद इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर p तैराक होना है तो q क्या होगा, तैराक नहीं होना। तो तैराक नहीं होने की डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते थे आप। तो आपने ये लिख लिया p और q। अब आप देखो कि यहां पर प्रयोगों की संख्या क्या है अर्थात आपको 5 छात्र दिए हुए हैं और 5 छात्रों के बारे में आपको पता करना है कि वो तैराक हैं या नहीं। तो बेसिकली आपने यहां पर 5 प्रयोग किए हैं क्योंकि एक छात्र का पता लगना एक प्रयोग है, फिर दूसरा छात्र देखा वो तैराक है या नहीं तो दूसरा प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से आपके पास n की वैल्यू 5 हो गई। अब बोला गया है 4 छात्रों के तैराक होना है, मतलब तैराक होने को आपने सफलता माना है तो बेसिकली आपको 4 सफलताएं चाहिए अर्थात r का मान आप 4 लगा देंगे। तो देखिए अब हमारे पास अभीष्ट प्रायिकता जो हो जाएगी उसमें हम n का मान 4 निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ये हो जाएगा NCR मतलब 5C4, Q की पावर n - r मतलब 1/5 की पावर n की जगह 5 माइनस r की जगह 4 और p की पावर r होता है मतलब 4/5 की पावर 4 क्योंकि p क्या है सफलता और सफलता तो 4 है तो 4/5 की पावर 4 कर दिया आपने। तो अब देखो 5C4 इसकी वैल्यू 5 हो गई। 1/5 की पावर देखो 1 बनाए 5 - 4 1 होता है तो 1/5 की पावर 1 मतलब 1/5 हो गया। और ये 4 की पावर 4/5 की पावर 4 हुआ तो इसको आप 256 बटे ये देखिए आप लिख सकते हो 625। तो अगर आप गौर करेंगे तो 5 से 5 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बच जाएगा यहां से 256 बटे 625। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प चुनना है तो देखिए आपके पास जो विकल्प है वो पावर में करके दिए हुए हैं। तो यहां से आप क्या ध्यान रखें कि आप इसको पावर में यदि बनाएंगे तो ये आ जाएगा 4/5 की पावर 4। तो इस तरीके से भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। या फिर देखिए आप इसको भी थोड़ा सरल करके अगर लिखते तो ये आ जाता 5C4 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 4। ये कुछ इस तरीके से आ जाता। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या उत्तर है। तो देखिए 5C4 1/5 की पावर 1 4/5 की पावर 4 अर्थात विकल्प ए आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। बस अंतर क्या हुआ कि हमने यहां पर तो सरल कर दिया लेकिन एक्चुअल में जो विकल्प दिए हैं उनमें सरल करके आपसे नहीं बोला गया है, तो आपको बस सीधे दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपके पास विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा।